गुड मॉर्निंग पब्लिक, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी मेज़बान मुनीज़े मोइन। आज का बड़ा दिन है। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मुनीज़े, आप उम्मीद है आज भी अपने नाश्ते के साथ आई होंगी और आपने खाया पिया होगा। मुझे रोज़ बोंग की बात आप करती हैं मेरे ख्याल में, जैसे अंदाज़ा होता है कि बोंग आपको इतनी पसंद है। लेकिन खैर, आज का दिन बड़ा अहम है। आज का दिन इस लिहाज से अहम है कि अमेरिका में जो दुनिया का सबसे मजबूत मुल्क है, वहाँ पे उनके सदर की हल्फ बर्दारी की तकरीब होने जा रही है 20 जनवरी बरोज बुध। पूरी दुनिया की नजरें उस तरफ हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, पूरी दुनिया देख रही है। और मेरे ख्याल में हमारे साथ बैठा हुआ हरमीत सिंह भी देख रहा है। हरमीत भी आज हमारे साथ शामिल गुफ्तगू होगा। लेकिन मैं आपको रोज़ा यहाँ ये बताऊं कि 20 जनवरी बुध का रोज़ है और आज जो बाइडन जब हल्फ लेंगे तो इस सिचुएशन के बारे में कांग्रेस का एक रुकन ये लिखता है, हु इज बेस्ड इन मैसाचुसेट्स, ही राइट्स के इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी वाशिंगटन डीसी में कर दी गई है जितनी कि अफगानिस्तान में भी नहीं। इतने फौजी यहाँ पर तैनात कर दिए, नेशनल गार्ड्स यहाँ पर तैनात कर दिए जितने वहां पर भी नहीं। तो आप ये देख सकते हैं कि इस वक्त वहां पर सिक्योरिटी की सूरत हाल क्या होगी। और ऐसे में वो ये भी लिखता है कि ये सिक्योरिटी किससे दी जा रही है? अपने ही प्रेसिडेंट से दिफा करने के लिए, साबका प्रेसिडेंट से दिफा के लिए बढ़ा दी गई है। किस्म के वाकयात हुए ना, बिल्कुल ये चंद दिन पहले जो कैपिटल हिल के ऊपर जो कब्जे की कोशिश हुई, जो हमला हुआ, मैं ख्याल में हम अपनी तबसरे कम कर लेते हैं। डॉक्टर आदिल नजम हमारे साथ मौजूद हैं मैसाचुसेट्स बॉस्टन से, उनके साथ चल के बात करते हैं। इंटरनेशनल स्कॉलर हैं डॉक्टर साहब, डीन है बॉस्टन यूनिवर्सिटी के, वो हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब, आपकी तरफ तो रात का वक्त है लेकिन हम आपको गुड मॉर्निंग कहना चाहेंगे। गुड मॉर्निंग आपको। जी डॉक्टर साहब, ये फरमाइए, आज का दिन एक अनयूजुअल दिन है, पूरी दुनिया की नजरें लगी हुई हैं अमेरिका की तरफ। इतने ज्यादा फौजी तैनात कर दिए गए हैं, खतरा किससे है, क्या होना लगा है? क्या वाकई कैपिटल हिल पे जैसा वाकया हुआ था उसी तरह के कोई वाकये का खर्चा है? सबसे पहले तो यही फरमा दीजिए। खदशा तो यकीनन है, लेकिन उम्मीद ये है कि नहीं होगा, इसीलिए सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है ताकि वो ना हो। लेकिन जैसे आपने बिल्कुल कहा कि एक अजीब सा समा है, जैसे आपने भी जिक्र किया कि इस वक्त वॉशिंगटन डीसी में जो फौजियों की और नेशनल गार्ड्स की तादाद है वो अफगानिस्तान और इराक में जो अमेरिकन फौजी हैं उससे ज्यादा। और इससे एक तो ये पहलू ये नजर आता है कि अमेरिकन सिक्योरिटी का जो महवर है वो बदल के वापस यूनाइटेड स्टेट्स पे आ गया। अमूमन ये देखें, अगर आप सोचें कि इस साल में क्या हुआ 2021 में, तो 2021 का जो पहला बुध था उस पे अमेरिका में वॉशिंगटन डीसी में एक इंसरेक्शन हो गई 6 जनवरी। दूसरा जो बुध आया उस पे जो सदर थे, जो हटने वाले हैं, उनको इम्पीच कर दिया गया जी। और अब तीसरा जो बुध है उस पे एक इनॉग्रेशन होगी। तीनों आई आप कह लें, लेकिन अमूमन जब इनॉग्रेशन होती है तो दुनिया की नजर इस पे होती है कि यार वो तकरीर क्या करेंगे, आज जो है वो पहनेंगे क्या, उनकी बेगम साहब क्या पहनेंगी, आज तकरीब क्या होगी, बहुत सी पार्टियां होती हैं, झंडे कितने होंगे, लोग कितने होंगे, वलवला कितना होगा। लेकिन इस बार जो सवाल है वो ये नहीं है। इस बार सवाल ये है कि क्या ये जो हलफ बर्दारी है और इनॉग्रेशन है ये खैर खैरियत से गुजर जाएगी या नहीं। अच्छा, ये फरमाइए कि जो बाइडन के आने के दरमियान जो वाक़यात तो आपने जिस तरह से बयान फरमाया है, उसके साथ साथ एक बड़ी चीज़ जिसके बारे में बात हो रही है कि जो बाइडन के लिए चैलेंजेस क्या होंगे। वो बहुत से चैलेंजेस के तो जिक्र करेंगे आज तकरीब में, लेकिन बहुत से चैलेंजेस जिनके बारे में हम वैसे बात कर सकते हैं कि क्या चैलेंजेस होंगे। हमारे अपने ख्याल से उनके चैलेंजेस में एक चैलेंज शायद वो ये करें या ना करें, लेकिन पेरिस में जो मुआहदा था, पेरिस का जो मुआहदा है, उसमें से निकल गए वो ट्रंप जो थे। इस बारे जिक्र भी किया है, इस बारे उन्होंने जिक्र भी किया है कि वो इस तरफ आएंगे, वो दोबारा इसे करेंगे। मुस्लिम ममालिक के ऊपर, मुस्लिम मुल्क देख रहे हैं, मुस्लिम ममालिक के ऊपर जो पाबंदियां लगी थी सफरी, वो ख़त्म होंगी नहीं होंगी। हमारा खित्ता, हमारा इंटरेस्ट इसमें है कि पाकिस्तान, हिंदुस्तान और अफगानिस्तान यहाँ पे जो मौजूद है, जो ट्रंप की पॉलिसी थी, क्या उनका इसी तरह से सिलसिला जारी रहेगा, इसमें तब्दीली आएगी? इस हवाले से कुछ कहेंगे आप? जी बिल्कुल। देखिए, अमेरिकन सदर होना कोई आसान काम तो है नहीं, तो जो भी आता है तो बहुत से क्राइसिस होते हैं। अमूमन क्राइसिस जो है वो उन 4 सालों के बीच में होता है, कभी 9/11 हो जाती है, कभी जंग हो जाती है, कभी कुछ और हो जाता है, वारदातें हो जाती हैं, हादसा हो जाते हैं। लेकिन जो बाइडन जो है पहले दिन से ही 4 डिफाइनिंग क्राइसिस ऐसे कि जो अमेरिका का पूरी रुख तब्दील कर सकती है। पहले दिन पे उनकी टेबल पे 4 डिफाइनिंग क्राइसिस, ऐसी क्राइसिस जिससे अमेरिका की तारीख बदल सकती है। एक जो सबसे बड़ी है वो तो ये है जिसकी हम बात कर रहे हैं कि मुल्क टूटा हुआ, मुल्क बिखरा हुआ।
सो ये आप भी आज उनकी जब तकरीर होगी तो आप यही सुनेंगे, वो बात करेंगे यूनिटी की। इससे बड़ी उनके लिए कोई क्राइसिस नहीं है, और ये तकरीबन उस लेवल की है जहां जहां पिछली बार जब हुई थी तो मुल्क जो है उसमें खाना जंगी, एक सिविल वॉर हो गई। पहली क्राइसिस वो है। दूसरी क्राइसिस जो इससे बड़ी होनी चाहिए थी पिछले हफ्ते से पहले, वो कोविड है कि कोविड में अब 4 लाख अमेरिकन हलाक हो चुके हैं। ठीक है, ये नंबर जरा सोच लें, 4 लाख, ये कोई आसान चीज नहीं है। सो दूसरी क्राइसिस, तीसरी क्राइसिस उनकी इकोनॉमी की है, कोविड की वजह से भी, दूसरी वजह से भी कि जो बेरोजगारी है, और दूसरी है ये एक बहुत हाई लेवल पे। और चौथी क्राइसिस वो है जिसका हमसे भी ताल्लुक है। चौथी क्राइसिस ये है कि जो आलमी सियासत है, जो ग्लोबल पॉलिटिक्स है, वो बिखरी हुई है। एक तरफ चाइना का राइज है, दूसरी तरफ अमेरिका के ये मसाइल है, और जो एक स्टेबिलिटी आप समझ लें जो अमेरिका समझता था कि जी मैं चौधरी हूं दुनिया का, वो तगय्युर और तबद्दुल के अमल में है। हमसे ये क्यों, हमारे लिए क्यों जरूरी है? पाकिस्तान के लिए इसलिए जरूरी है कि वो जब हाथी लड़ते हैं तो जो घास होती है, चूंटियां होती है, वो रोंदी जाती हैं, और हाथी अब लड़ेंगे। बिल्कुल बिल्कुल सही फरमा रहे हैं आप। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी फरमाइए कि जो थोड़ा सा जिक्र मैंने अपने खित्ते के हवाले से किया है, पाकिस्तान में है हम बैठे हुए, हमारा बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है कि पाकिस्तान का बड़ा रोल ट्रंप के आखिरी दिनों में एक इम्पॉर्टेंट आ गया कि अफ़गानिस्तान में अमन के लिए जो कोशिशें हैं उसको सराहा जा रहा था। अमन के लिए कोशिशें हो रही थी, तमाम ग्रुप्स को इकट्ठा बिठाने की बात हो रही थी। ये भी एक चैलेंज है दुनिया के लिए और ख़ुद अमेरिका के लिए भी कि अफ़गानिस्तान से इनखला होगा, कितना जल्दी होगा, और फिर बाद में पीछे जो कुछ छोड़ गए हैं वो उसका क्या बनेगा। जी बिल्कुल। जहां तक तो पाकिस्तान की बात है, देखें, और खुसूसन अफगानिस्तान के हवाले से, जैसे आपने जिक्र किया कि पाकिस्तान अगर जो बाइडेन के रेडार पे आएगा तो सबसे पहले अफगानिस्तान के हवाले से आएगा। जो गुफ्तगू जारी थी तालिबान से भी और काबुल की हुकूमत से भी, और जो उसमें पाकिस्तान का एक रोल था, मेरे ख्याल में उसमें सब्सटेंस में कोई तब्दीली नहीं आएगी। ऐसा नहीं है कि जो बाइडेन की पॉलिसी कोई डोनाल्ड ट्रंप से बहुत मुख्तलिफ है या होगी, लेकिन जो स्टाइल है, जो तरीका वारदात है, जो बात करने का, या ट्विटर पे एक बात करने का, या बड़के मारने का, नारे लगाने का, उसमें आपको एक बहुत बड़ी तब्दीली नजर आएगी। जो बाइडेन पुरानी रवायत के एक सियासतदान हैं, धीमे सुरों के मौसीकार हैं, वो, लेकिन जो सब्सटेंस है उसमें आपको नजर नहीं आएगी। जहां तक हाल है भारत और पाकिस्तान का, मेरे ख्याल में वहां भी आपको कोई तब्दीली नजर नहीं आएगी। अमेरिका का झुकाव भारत के तरफ था और रहेगा, और उसका ताल्लुक पाकिस्तान से नहीं है, उसका ताल्लुक भारत के एक बड़े मुल्क होने से। ठीक। अच्छा आदिल साहब, हमारे साथ हमारे को होस्ट हरमीत सिंह भी हैं, उनको भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। हरमीत। जी बिल्कुल, मेरा डॉक्टर साहब से सवाल ये है कि डॉक्टर साहब, हमने देखा कि 6 जनवरी को जिस तरह वाकया पेश आया अमेरिका में, कैपिटल में, अब डोनाल्ड ट्रंप बड़े दिल बर्दाश्ता भी हो चुके हैं, व्हाइट हाउस छोड़ने को तैयार ही नहीं है, लेकिन इसके बाद क्या होगा, क्या कर सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप इसके बाद? डोनाल्ड ट्रंप है, वो कुछ भी कर सकते हैं। और डोनाल्ड ट्रंप का कमाल ये है कि कुछ पता नहीं अंडा होगा कि बच्चा होगा। लेकिन सीरियस बात ये कि डोनाल्ड ट्रंप की जो सियासत है वो यही है कि उनमें एक अनरिलायबिलिटी है। ही कैन ऑलवेज सरप्राइज, और ये बात मैं आपको लिख के दे सकता हूं कि वो आपको सरप्राइज करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप कहीं नहीं जा रहे, वो कहीं नहीं जा रहे। यकीनन आज जो है व्हाइट हाउस छोड़ देंगे, लेकिन अमेरिकन सियासत पे, अमेरिकन मुआशरे पे उनका साया जो है शायद और भी बढ़ जाए। अच्छा आदिल, यहाँ एक बड़ी दिलचस्प बात है, वो ये कि अब से पहले माजी में भी ऐसा होता रहा कि जब हल्फ बर्दारी की तकरीब होती है और कोई प्रेसिडेंट हल्फ लेता है तो जो फॉर्मर प्रेसिडेंट्स हैं वो वहाँ मौजूद, ताकि ये मैसेज दिया जा सके कि वो खुशी से ये कर रहे हैं, खुश दिली से ये कर रहे हैं, और पावर किसी एक के साथ नहीं रह सकती। इट हैज़ टू मूव ऑन, इट हैज़ टू ट्रांसफर। लेकिन अब जब ये हल्फ बर्दारी की तकरीब होगी तो ट्रंप उसमें मुतवक्के नहीं है, एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा कि वो आएंगे। तो इससे क्या तासुर जाएगा, और क्या वो आएंगे? नहीं आएंगे। वो ऐलान कर चुके हैं कि वो नहीं आएंगे। वाइस प्रेसिडेंट पेंस जो हैं वो आएंगे, और ये फिर ट्रंप क्या है कि ट्रंप साहब ने एक तरह से खबर जो है ना, वो एक अटेंशन सीकिंग मिसाइल है, वो उन्होंने खबर अपने आप को बना लिया ना। अब जब आप देखेंगे, अब से कुछ घंटे बाद जब आप इनॉग्रेशन देखेंगे तो आप तस्वीरों में देखेंगे कि अच्छा यार ट्रंप साहब नहीं है, फिर आप कहेंगे यार ये फिर किधर है, ये क्या फ्लोरिडा बैठे हैं या कहीं और है। सो इन अ वे ही विल रिमेन अ प्रेजेंस बाय नॉट बीइंग देयर। लेकिन जैसे कि आपने कहा, यकीनन मेरे ख्याल में एक अफसोस की बात यह है कि हालिया तारीख में, हमेशा ऐसे नहीं था, हालिया तारीख में अमेरिका में रवायत ये थी कि चाहे इलेक्शन जितनी मर्जी सख्त हो, इलेक्शन के बाद जो ट्रांसफर ऑफ पावर है वो बड़ी स्मूथ होती है। यहां तक कि जो जॉर्ज बुश और एल गोर की इलेक्शन थी, जो एल गोर समझते थे कि वो जीत गए,
उसमें भी जो है आपको एक स्मूथनेस नजर आई। ऐसी कोई स्मूथनेस नहीं होगी, हाँ, ऐसी कोई नहीं होगी। और दिस इज अनफॉर्चुनेट। जब अगर मुझे 1 सेकंड की इजाजत है, 1 मिनट की, कि रेगन साहब जब 1981 में सदर बने, वो भी बड़ी मुश्किल इलेक्शन थी कार्टर के खिलाफ। उन्होंने अपनी तकरीर का पहला जुमला तकरीर का कि देखो दुनिया जो है ना वो हमें देखती है कि हमारा इक्तदार कितना स्मूथ होता है, और वो कहती है कि ये मिरेकल है। आज के दिन जो बाइडेन ऐसी कोई बात नहीं कर सकेंगे, क्योंकि वो जो अमेरिकन मिरेकल है जो होता था वो अब नहीं होगा। तारीख में पहले भी हुआ है, 1801 में हुआ है जब थॉमस जेफरसन बने, लेकिन अमेरिका का जो इमेज है इंटरनेशनल वो बहुत बदल गया है। ठीक है, आप और मैं ये बात कर रहे हैं, दुनिया के हर मुल्क में ये बात हो रही है कि जो दुनिया की सबसे पुरानी जमहूरियत है, एक तरह से उस पर यह बहुत बड़ा धब्बा है, और ये एक दिन में जाने वाला नहीं है। जो बाइडेन के जो हम मसाइल कह रहे थे उनमें से एक ही है कि अमेरिका की जो इंटरनेशनल लेजिटिमेसी है उसको उन्हें वापस लाना होगा। अच्छा आदिल, ये बताएं कि वॉशिंगटन डीसी की सिक्योरिटी बारे तो आप बता चुके, वो बहुत ज़्यादा है, लेकिन आप शायद बॉस्टन में मौजूद हैं, वहाँ पर सिक्योरिटी के क्या इंतजाम हैं? क्योंकि सिर्फ वॉशिंगटन डीसी ही तो टारगेट पे नहीं है, या कहा जा रहा है कि सिर्फ वहीं पर सबसे ज़्यादा खतरा एक्सपेक्टेड नहीं है, बाकी 50 स्टेट्स में क्या सिक्योरिटी के इंतजाम हैं, उस बारे भी थोड़ा बता दें अगर तो। मेरे ख्याल में हर शहर में, हर खुसूसन जो स्टेट्स के खिलाफे हैं, जो स्टेट कैपिटल्स हैं, उन तमाम में सिक्योरिटी हाई है। और खुसूसन उन स्टेट्स में जहां ये राइट विंग एक्सट्रीमिस्ट जो हैं वो जरा ज्यादा हैं, या जहां रिसेंट कोई वाकयात हुए हैं जैसे मिशिगन है, वहां बहुत ज्यादा है। मेरी अपनी उम्मीद ये है, दुआ भी यही है और उम्मीद भी यही है कि आज के दिन हम इक्का दुक्का वाकयात जरूर देखेंगे, लेकिन कोई बहुत बड़ा वाकया इसलिए नहीं देखेंगे कि 6 जनवरी से लेके अब तक जो है पूरा मुल्क एक तरह से एक स्टैंड स्टिल पे है। तो हर रोज आप अगर यहां खबरें देख लेना तो सवाए इसके कोई और खबर है ही नहीं। उसकी वजह से मेरी उम्मीद यह है कि आज के दिन हमें इक्का दुक्का वाकया नजर आएंगे, कहीं कोई मनचला जो है वो उसने कोई हरकत कर देगा, लेकिन कोई बहुत बड़ी चीज नजर नहीं आएगी। लेकिन उसका यह मतलब नहीं होगा कि मसला हल हो गया। जिन जो है वो बोतल से बाहर है इन अ वे। आज जो इम्तिहान है अगर जो बाइडेन का सबसे बड़ा जो इम्तिहान है वो उनकी तकरीर है, कि वो इस तकरीर में क्या ऐसी कोई टोन दे सकते हैं कि इस मुल्क को हीलिंग की तरफ, जुड़ने की तरफ वापस लाएं या ना लाएं, और ये कोई आसान काम नहीं होगा। अच्छा डॉक्टर साहब, ये फरमाइए कि न्यूज़ मैक्स का आपने जिक्र किया था, या ऐसे चैनल जो सफ़ेद फार्म जो अक्सरियत है उसकी बात ज़्यादा करते हैं, उनको उकसाने में भी उनका रोल रहा है, वो इस वक्त क्या बात कर रहे हैं? वो इस वक्त किस तरह का, क्या वो स्याह दिन के तौर पे मना रहे हैं इसको तारीख में, या क्या कह रहे हैं? इस वक्त जो मेरे ख्याल में जो राइट विंग आप मीडिया कह लें या गुफ्तगू है, उसमें मुश्किल ये है उनकी कि वो उनमें से ज्यादातर कुछ तो जो है वो आउटराइट 6 जनवरी को सपोर्ट भी कर रहे हैं और डिफेंड भी कर रहे हैं, लेकिन फॉक्स हो या न्यूज मैक्स हो दूसरे हो, वो एक लाइन ये ले रहे हैं कि जनाब 6 जनवरी जो है वो बड़ा एक गलत वाकया था और तशद्दुद नहीं होना चाहिए, लेकिन इलेक्शन जो है ये चोरी की गई। तो एक जो मंत्रा बन गया है वो ये कि यार ये जो इलेक्शन का रिजल्ट है इसको हम अभी भी नहीं मानते पूरी तरह, लेकिन हम तशद्दुद जो है, क्योंकि जो 6 को हुआ था वो तस्वीरें अगर आपके और मेरे लिए हैरानकुन है तो अमेरिका के लिए बिल्कुल हैरानकुन थी। उनको उनके बहुत करीब आना इनके लिए मुश्किल है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो कह रहे हैं कि स्याह दिन है, लेकिन अब आप देखेंगे ये कि एक तरह से हर चीज में कीड़े निकालना तो बड़ा छोटा सा लफ्ज है, एक कांस्टेंट प्रेशर होगा ऑल्सो फ्रॉम राइट विंग मीडिया, एक कांस्टेंट प्रेशर होगा, और उस प्रेशर के जो माउथ पीस हैं वो होंगे डोनाल्ड ट्रंप, और ना सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप लेकिन उनका खानदान। तो ये गेम ऑफ थ्रोन्स की तरह, अगर मैं आपको एक गुजारिश करूं कि उनकी औलाद पे भी नजर रखिए कि उनकी बेटी भी और बेटे से भी आप बहुत सारी ऐसी बातें सुनेंगे कि दे विल बिकम द माउथ पीस ऑफ रिजेंटमेंट ऑफ अमेरिका। अच्छा आदिल साहब, कमला हारिस ने ये कहा है कि पहले 100 दिन में हम 100 मिलियन लोगों को कोविड वैक्सीन लगाने जा रहे हैं। ये एक अच्छी खबर है, इस बारे में बता दें। और आप भी मुझे कुछ बीमार लग रहे हैं, कुछ नजला हुआ है आपको। हम जो शानदार भेज रहे हैं यहाँ से, हम यहाँ से जो शानदार भेज रहे हैं आपको। मैं बड़ी मुझे माजरत कि मैं मेरे आंसू निकल रहे हैं, इसलिए नहीं कि उनकी इनॉग्रेशन हो रही है, मेरी आंख में कोई मसला है और ना कोविड है और ना उनकी इनॉग्रेशन, आई अपोलोजाइज फॉर दैट। लेकिन 100 दिन जो है बड़े अहम है। आपने पहले क्लाइमेट चेंज का जिक्र किया, उस पर मैंने जवाब नहीं दिया तो मैं देता चलूं कि एक चीज तो तय है कि आज आपको काफी सारी अनाउंसमेंट्स मिलेंगी। एक आपको मेरे ख्याल में पेशेंट गोई यही है कि वो कहेंगे कि जनाब हम पेरिस एग्रीमेंट में वापस आ रहे हैं, ठीक है, जो अच्छी बात होगी।
दूसरा आपको नजर आएगा कि वो कहेंगे कि जी WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और यूनाइटेड नेशंस जो है, जिससे डोनाल्ड ट्रंप बिल्कुल हट गए थे, हम उनके साथ मल्टीलैटरलिज्म में वापस जुड़ेंगे। ये भी बड़ी अच्छी बात होगी। जो उनका प्लान सबसे अहम होगा वो होगा कोविड के हिसाब से। कोविड के मसला सिर्फ ये नहीं है कि अमेरिका में बहुत ज्यादा है, लेकिन एक देखे ना आप, कोई भी ऐसी चीज होती है तो दुनिया अमेरिका की तरफ देखती है कि यार उन्होंने क्या किया, हम भी वैसे करें। यहां हमने देखा कि कोविड में अमेरिकन हुकूमत जो है वो बिल्कुल नाकाम रह गई। तो जो बाइडेन और कमला हैरिस को जो अपनी कॉम्पिटेंस दिखानी है वो कोविड और खुसूसन वैक्सीन से दिखानी है। इस वक्त ये हो रहा है कि जो वैक्सीन इनके पास है भी वो पूरी तरह लोगों को मुयसर नहीं है। तो मैंने कहा कि पहला जो, अगर इनका आज पहला पर्चा जो है वो इनकी तकरीर है, दूसरा पर्चा जो है वो कोविड वैक्सीन है। अच्छा, इसमें ये फरमा दीजिए बस, आप उसके बाद आराम कीजिएगा कि कमला हैरिस का मुंतखब होना और फिर अमेरिका में पहली स्याह फाम औरत के तौर पे आना, ये भी तारीख का एक बड़ा वाक़या है। और क्या इस हवाले से जो राइट विंग हैं उनके अंदर कोई इंतशार पाया जाएगा? वो देखेंगे कि ये जी वो पॉलिसीज हमारी के बिल्कुल खिलाफ जा रहे हैं, इस तरह की कोई बात होगी? एक बिल्कुल, आप बड़ा अच्छा सवाल यार, बहुत ही अच्छा सवाल किया, क्योंकि इसलिए अच्छा सवाल है ये कि एक तरह से जो खबर होनी चाहिए थी आम हालात में, आपकी आज की खबर ये होनी चाहिए थी कि पहली बार एक खातून जो है वो वाइस प्रेसिडेंट बनी। आम हालात में खबर ये होनी चाहिए थी कि पहली बार एक माइनॉरिटी जो है, एक स्याह फाम जो है या भारतीय निजात जो है, खातून जो है वो वाइस प्रेसिडेंट बनी है। इन बाकी मसाइल ने उसको टोटली सबमर्ज कर दिया। लेकिन इन मेनी वेज हर जो एक्सट्रीम राइट विंग वाला है, जो व्हाइट सुप्रेमिसिस्ट है, उनके लिए कमला हैरिस मेरे ख्याल में उसी किस्म की एक निशानी बन जाएंगी जैसे बराक ओबामा बन गए थे। अगर आप देखिए कि बराक ओबामा के बगैर डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट ना बनते, क्योंकि जो गुस्सा एक एक्सट्रीम विंग में आया एक स्याह फाम सदर को देख के, और वो जो उबाल बना वो हमने डोनाल्ड ट्रंप की नजर में देखा। अब कमला हैरिस के साथ क्या होता है ये यकीनन तारीख बताएगी और वक्त बताएगा। सर थैंक यू वेरी मच, आप अपना ख्याल रखिए, इन आने वाले दिनों में फिर आपसे बात होगी। ये वाकई जैसे डॉक्टर साहब फरमा रहे थे कि कमला हैरिस का होना, हम थोड़ा सा मेरे ज़हन में था, मैं भी लेट हो गया उस तक आते आते, लेकिन हकीकत में बड़ी खबर यही है कि अमेरिका की तारीख में पहली बार एक खातून, और वो भी एक स्याह फाम खातून, वो जो है वो वाइस प्रेसिडेंट बनी है। और इस बात के भी चांसेस हैं कि वो सदर भी बन सकती है, बिल्कुल इस बात के चांसेस हैं। जैसा कि आदिल साहब भी हमारे साथ मौजूद थे, हरमीत, वो ये कह रहे थे कि यकीनी तौर पे ये खबर तो बड़ी है कि कमला हैरिस जो है वो यहाँ अब नॉमिनेट हो गई हैं और अपना वो भी हल्फ ले लेंगी, लेकिन साथ ही साथ ट्रंप ने जो किया उसकी एक्टिविटीज़, ट्रंप की एक्टिविटीज़ की वजह से ये बात ज़रा बैकफुट पर चले गई। इस तरह के कुछ मामला जो पेश आए, तो हरमीत इस पर क्या कहोगे? देखा जाए तो ये जिस तरह रूस साहब का ये सवाल बहुत अच्छा था, डॉक्टर साहब ने भी उसका जवाब बड़े तरीके से इस तरह दिया कि देखें, हमने हमेशा देखा कि वहाँ पे ख़वातीन के हवाले से यानी पाकिस्तान के बारे में बड़ा नेगेटिव वो अक्सर दिया जाता है, लेकिन यहाँ पे वो पहली खातून वज़ीर आज़म थी जो मुंतखब हुई मुस्लिम वर्ड से, और पूरी दुनिया को एक अच्छा तासुर पाकिस्तान के हवाले से गया। अब हम अगर वहाँ पे देखें तो वहाँ पे मुखालिफिन की तादाद में भी एक बहुत हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा है, लोग उसके ख़िलाफ़ निकलेंगे और फिर इस किस्म की चीज़ें जो है, ज़ाहिरी बात है स्याह फाम के हवाले से जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह मैदान में है और उनके हामी जिस तरह है, उनके ख़िलाफ़ जिस तरह है, तो ये चीज़ें होंगी आगे। अमेरिका की जो सियासत है उस पर काफ़ी चीज़ें असरअंदाज तो होंगी। साथ साथ हम ये देखते हैं कि रूस साहब से मेरे ये सवाल था, लेकिन डॉक्टर साहब भी चले गए, तो अब चलो इसको दोबारा ही कर लेंगे। अगर डॉक्टर साहब दोबारा आपने ये देखा कि माजी में इस तरह के वाकयात अमेरिका में पेश नहीं आते थे, यहाँ इस तरह के मामलात होते थे कि वोट कम पड़ गए या फलां को ज्यादा वोट पड़ गए या वोटों की गिनती में रद्दोबदल कर दिया गया और फलां को नॉमिनेट कर दिया गया। लेकिन अब की बार ये मामला हम वाशिंगटन डीसी में भी देख रहे हैं कि वहां पर एक इंतशार देखा जा रहा है और ट्रंप के फॉलोअर्स जो हैं वो रिवोक कर रहे हैं कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये नहीं होना चाहिए था। और रऊफ साहब ने भी रोशनी डाली कि मैक्स, राइट, मैक्स चैनल जो है, न्यूज़ मैक्स, वो शायद सयादन मना रहा हो।
मैं हमें ब्रेक पे चलते हैं, ये सारी बातें हमारी जारी रहेंगी, लेकिन से वापस आएंगे। लेकिन रऊफ साहब, ये तो हम तकरीब में ही देखते हैं कि आज क्या होगा। हाँ, मतलब ये कल इंशाल्लाह ताला अगर मौका मिला तो फिर इस बारे में बात करेंगे, और वो खास तौर पे हमारी बात होगी सदर की तकरीर के बाद उन्होंने कौन से वादे किए, किस चीज़ का इयादा किया, क्या कुछ का। अभी मैं हमें ब्रेक ले लूँ। बिल्कुल, ब्रेक पे चलते हैं, लेकिन उससे पहले हम बताते जाएं कि अब जब हम हाजिर होंगे तो बात करेंगे उन तलबा की जो स्कूल्स जा रहे हैं, वहाँ पर क्या कोविड के सिलसिले में एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जा रही हैं, उस पर करेंगे बात। अभी एक ब्रेक। पब्लिक, स्टे विद अस। वेलकम बैक पब्लिक। हम अब आपको बताने जा रहे हैं कि स्कूल्स में बच्चे पहुंच चुके हैं, जो छुट्टियां थी वो खत्म हो चुकी हैं, पेपर्स का सिलसिला चल रहा है, और वो खवातीन जो इस वक्त घर में बैठकर हमें देख रही हैं, यकीनी तौर पर तरह एक पीसफुल माहौल में होंगी। सुबह सुबह उन्होंने गुड मॉर्निंग पब्लिक लगाया होगा। इतनी भी पीसफुल माहौल में नहीं होगी अगर अच्छा। बच्चे इम्तिहान दे रहे हैं, उनकी टेंशन होगी कि बच्चे आज पेपर में इतने अरसे बाद जो गए स्कूल में क्या करके आएंगे, क्या करके आएंगे, पता नहीं उन्होंने तैयारी की थी, खेल कूद में लगे रहे हैं, सोते रहे हैं, किस तरह की उनकी एक्टिविटीज रही हैं। बिल्कुल रऊफ साहब, और ऐसे में कि जब कोरोना बाहर घूम रहा है सरेआम, और ये भी कि इससे ज्यादा बहुत ज्यादा लोग मुतासिर हो रहे हैं, ऐसे में स्कूल्स में क्या इंतजामात किए जा रहे हैं, ये भी हमें उन्हें एड्रेस करना है, जिसके लिए हमारे साथ हमारे नुमाइंदे फैसल साही एक निजी स्कूल में मौजूद है, उनसे बात करेंगे। गुड मॉर्निंग फैसल। गुड मॉर्निंग मोनीज़े, कैसी हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। फैसल, कहाँ पर हो, कौन से स्कूल में, क्या इंतजामात हैं, कितनी बड़ी तादाद में बच्चे आए हुए हैं, क्या सब आए हुए हैं? मुनीज़े, बिल्कुल मैं इस टाइम एक निजी स्कूल में मौजूद हूँ, और वो जो खेल कूद और अपनी मर्ज़ी से सोना जागना उन सब की छुट्टी हो चुकी है, और एक बार फिर जो स्टूडेंट्स हैं वो स्कूल में पहुंच चुके हैं, और वही तालीम, किताबें, कापियाँ, और सुबह सुबह उठना, स्कूल जाना, दोबारा ये रूटीन शुरू हो चुकी है। आप देख रहे हैं जैसे बच्चे मेरे साथ बैठे हैं, पढ़ रहे हैं, क्लास लगी, और मुझे भी लग रहा है कि शायद मैं मेरे स्कूल के आपसे तो हम बातें करते ही रहते हैं। और फैसल, अभी आप क्लासरूम में मौजूद हैं, जरा बच्चों से बात करें और बताएं हमें कि वो कैसा महसूस कर रहे हैं, इतने वक्त के बाद स्कूल आके उन्हें अच्छा लग रहा है या फिर अपसेट है? बिल्कुल मुनीसे, मैं बच्चों से बात करता हूँ। बेटा आप बताएं, आप दोबारा स्कूल आई हैं तो आपका दोबारा स्कूल आने को दिल करता है? रूटीन आपकी वो जो अय्याशियाँ वो ख़त्म हुई है दोबारा? नहीं, हम बहुत खुश हैं, और हुकूमत ने बहुत अच्छा फ़ैसला किया है कि उन्होंने दोबारा स्कूल ओपन किया। बच्चों की पढ़ाई ऑलरेडी बहुत ज़ाया हो चुकी थी, तो हम बहुत खुश हैं कि हम स्कूल आए तो वही सिलसिला जारी हो जाएगा हमारा जो इस बार पहले तो गवर्नमेंट ने कहा है कि पढ़ाई के बगैर, एग्ज़ाम के बगैर हम पास नहीं करेंगे, तो आप तैयार हैं? जी बिल्कुल, हम सब तैयार हैं। इस बार तो हमारा बहुत टफ है क्योंकि 10th के जो हैं वो 9th में लगेंगे, तो बहुत खुश हैं हम। आप क्या कहेंगी, आप भी स्कूल वापस आएंगी? फैसल, हम देखते थे फैसल मैं स्कूल कोरोना खुलने के लिए बहुत ज़्यादा दरमियान खुश हूँ इनका एक क्योंकि रिश्ता बन चुका हमारा था। छुट्टी में फैसल, काफ़ी सारा टाइम ज़ाया हो चुका है। ऑनलाइन क्लासेस में जो मैथ है हमें सही से समझ नहीं आता था, लेकिन अब स्कूल खुले तो हम करते हैं। अच्छा जी, हरमीत आप क्या कह रहे हैं? आपका क्वेश्चन था। अगर देखा जाए तो कोरोना वायरस की वबा जब फैली, स्कूल तालीमी इदारे जब बंद हुए, तो बच्चों और शफकत महमूद के दरमियान एक रिश्ता बन चुका था, कभी उतार, कभी खुशी, कभी गम। तो अभी क्या लग रहा है, क्या इनका रिश्ता वैसे दोस्ती का बरकरार होगा कि वैसे स्टूडेंट रूठे नजर आते हैं शफकत महमूद से? आप बताएं जी, शफकत महमूद से जो आपका एक रिश्ता बना था, बड़े टिकटॉक बने थे, छुट्टियों का ऐलान किया था, तो वो रिश्ता कायम रहेगा या ख़त्म हो गया? नहीं, उन्होंने छुट्टियां दी थी, ये है कि उन्होंने हमारे फ़ायदे के लिए दी थी कि हम कोरोना से महफूज हो जाएं, लेकिन इस स्कूल में हम लोग सारे SOPs को अमल करते हैं, और हम जो है इस स्कूल में आके पढ़ाई भी हमारी रेगुलर हो गई है। तो ये अच्छा हो गया कि पहले भी ऑनलाइन में थी, लेकिन आके स्कूल में इससे ज़्यादा अच्छा हो गया। अच्छा, मज़ीद बच्चों से बात करते हैं, वो भी पढ़ाई में अपनी उसको जारी रखें। आप क्या कहेंगे? जी, हमें बहुत फ़ायदा हुआ कि हमारे दोबारा स्कूल खोल दिए, क्योंकि ऑनलाइन में इतनी अच्छी हमें समझ नहीं आती थी, लेकिन जब से हम स्कूल आए हैं तो हमें ज़्यादा अच्छी समझ आने लगी। अच्छा, वो जो छुट्टियां ख़त्म हुई हैं, अपनी मर्ज़ी से सोते थे, जागते थे, अब दोबारा स्कूल आना पड़ा है, तो मुश्किल लग रहा है स्कूल आना? नहीं, मतलब स्कूल के लिए आना है, फ़ायदा होगा ना, स्ट्रेस, हमारी स्टडीज़ जारी रहेंगी, और खुश है कि स्कूल खुल गए। अच्छा, आप वज़ीर तालीम शफकत महमूद को दोबारा तो नहीं याद कर रही कि दोबारा छुट्टियां होनी चाहिए? अच्छा, टीचर्स के लिए कितना मुश्किल है, क्योंकि हर चीज़ को दोबारा वो रिवाइज़ करवा रही हैं, ज़ाहिर है छुट्टियों में ऑनलाइन क्लासेस में उस तरह से जो तालीम है उसे कंटिन्यू नहीं रखा जा सकता, तो एक टीचर के लिए कितना मुश्किल है दोबारा हर चीज़ को रिवाइज़ करवाना? थोड़ा सा तो मुश्किल ज़ाहिर आया है, इसलिए कि ऑनलाइन क्लासेस 100% बच्चे तो ले ही नहीं सकते। बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जिनके पास इंटरनेट का मसला था, लोग छुट्टियों ही गाँव चले जाते हैं। यहाँ पे एक बड़ा ट्रेंड है, जो पीछे चले जाते हैं, वहाँ पे नेट नहीं होता, लाइट चली जाती है,
तो 100% अटेंडेंस नहीं थी। अब हमें सारी क्लास को एक साथ लेके चलना है। अच्छा तो फैसल, फर्स्ट ऑफ सारी ऑल तो हम क्लास आ सारे गई बच्चों को एक है और सिलेबस पे इस लाएंगे पूरी क्लास ताकि से जिन बच्चों ने ऑनलाइन जो नहीं इनके ली वो भी कुछ एहसासात पढ़ हैं लें। वो एक नगमे की सूरत में जरा गुनगुना दें कि पाकिस्तान से मोहब्बत का इजहार इन सबसे कहें कि कोई नगमा गुनगुना दें आज सुबह सुबह सब मिलकर। अच्छा मुनीस, पाकिस्तान से मोहब्बत का इजहार करना या वजीर तालीम से, ये बता दें ताकि मैं उस तरह के बच्चों को कह दूं। बच्चे आजकल वजीर तालीम से ज्यादा मोहब्बत पाकिस्तान है तो हम अच्छा, सब पाकिस्तान हैं। से मोहब्बत के इजहार के लिए कोई नगमा अच्छा सा गुनगुना दें। कौन से बच्चे अच्छा गुनगुना सकते हैं पाकिस्तान से मोहब्बत का कोई तराना? आप पढ़ना शुरू करें। जीवे जीवे पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान, जो भी जीवे जीवे पाकिस्तान पढ़ दें, दिल दिल पाकिस्तान, इतने सारे नगमे। बच्चे शर्मीले लग रहे हैं मुझे। पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान, सी ज़मीं और आसमां इनके सिवा जाना कहाँ। पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान। अच्छा मुनीज़े, हरमीत ने भी थोड़ा सा गुनगुनाने की कोशिश की है लेकिन शायद वो भी चुप कर गया है, तो बच्चे अभी उनकी एनर्जी मैंने शायद कोशिश उस की तरह लेकिन बहाल मेरी नहीं हुई आवाज कि बड़ी दोबारा भयानक क्लासेस सी में है, जाना तो पड़ मैंने रहा है। सोचा कि इससे नहीं, आपने भी कोशिश की लेकिन फैसल, बच्चों ने मुझे बड़ा ये अच्छा बताइएगा कोशिश कि किया SOPs क्योंकि को तो एक हम बार देख रहे हैं। दोबारा उस एनर्जी को कायम कर रहे हैं ना। एक बच्चों की आवाज में एक आवाज अलग ही किसी सुर पे जा रही थी, वो मुझे पता चल गया था हरमीत की आवाज है। ये बच्चे शर्मीले तो नहीं थे। आप हरमीत कह ने रहे एक थे ट्राई शायद। की थी लेकिन लगा हरमीत था शायद शर्मीले, उसने तो कहा था रहने दे, बच्चे अच्छा ज्यादा अच्छा पढ़ लेकिन रहे बच्चे शर्मीले, ये खासे सुरीले लग रहे थे शर्मीले की बजाय। सही। तो बहरहाल खैर बहुत मेहरबानी। बहुत लेकिन इस शुक्रिया। बार ना एजुकेशन के साथ बच्चों को ये जो SOPs मास्क पहन के, ये भी एक बड़ा इनके लिए एक ये भी एक इम्तिहान है कि सुबह क्लास में आना है तो मास्क क्लास में पहन के आना है। अब देख रहे हैं यहाँ पे सारे बच्चों ने मास्क अच्छा, पहने हुए हैं जाते-जाते और बस यूनिफॉर्म का ये भी हिस्सा बन गया जाते जाते जब फैसल तक। सिर्फ एक बात और कर लो फिर उसके बाद चलेंगे ब्रेक की तरफ हम। वो ये है कि वैक्सीन की अब आमद है और वैक्सीन लगेगी। इन बच्चों के दिल में कोई खौफ तो नहीं है वैक्सीन लगाने के ख्याल से कि वैक्सीन लगेगी तो पता नहीं क्या हो जाएगा या कोई बीमारी नहीं आ जाएगी या तजर्बा हो जाएगा कोई? ये बच्चे क्या कहते हैं? बेटा दोबारा जो वैक्सीन अब आ रही है तो आप उसके लिए प्रिपेयर है कि वैक्सीन लगेगी? कोई वैक्सीन का खौफ या खतरा तो नहीं है, कोई डर तो नहीं है आपको? नहीं, खौफ या ख़तरा तो नहीं है, बट वो पहले ट्राई तो की जाएगी वैक्सीन। अभी ट्रायल उसका हो रहा है, आप लगाएं, आपका वैक्सीन आएगी तो आप लगाएंगे वैक्सीन? जी ज़रूर, क्योंकि वो हमारी बेहतरी के लिए बनाई गई है और कोरोना की वजह से पहले हालात ख़राब रहे हैं, वैक्सीन आ गई है तो इंशाल्लाह सब दोबारा से जारी रहेगा। बिल्कुल राउत साहब, आपने जैसे सुना कि बच्चे तो तैयार हैं, इनका यही कहना है कोई खौफ खतरा कोई डर नहीं है, वैक्सीन आएगी तो सब लगवाएंगे, यकीनन वो हमारी भलाई के लिए, हमारी बेहतरी के लिए और हमें इस वबा से बचाने के लिए। तो ये सारे बच्चे तो तैयार हैं, तो आप तैयार हैं यानी ये भी आप बता दीजिएगा। हाँ, मैं बिल्कुल तैयार हूँ। मेरे घर में तो बल्कि आगाज़ हो चुका है, मेरे बेटे ने लगवा ली हुई है। बहुत मेहरबानी फैसल, थैंक यू वेरी मच। बहुत इंटेलिजेंट बच्चों से आपने बात करवाई है। समझता हूँ कि अगर हमारे बच्चियाँ इतनी ज़्यादा जो है तनदही से जा रही हैं, मुस्तैद हैं, स्कूलों में खुश हैं, तो बच्चे भी उम्मीद है इनको फॉलो करेंगे और कुछ नहीं तो अगर उनके ही भी उनका दिल कर रहा। लड़के आजकल ज़रा थोड़े से जो है ना वो सुस्त होते हैं। हम फैसल से किस दिन बात करेंगे, किसी लड़कों के स्कूल भी लेके चले, हमें वहाँ की भी दिखाए सूरत हाल क्या है। तालीमी मैदान में क्या चल रहा था, फैसल साहिब भी वहाँ मौजूद थे और उसने हमें गाहे बगाहे अपडेट किया बच्चों के जज्बे और क्या एहतियात इख्तियार की जा रही है स्कूल्स में, उस बारे बताया। लेकिन अब रऊफ साहब, सियासी मैदान में क्या चल रहा है और किसने किस पर गोलाबारी की है? मरियम है, मौलाना है और एहसन इकबाल हैं। कल बड़ी जोशदार गुफ्तगू की है सबने। हाँ, वो मतलब हरमीत तो वहीं पे मौजूद थे इस्लामाबाद में ही, इलेक्शन कमीशन पे एक दिन पहले ये मौजूद भी थे। हरमीत कल जो तकरीरें हुई हैं वो आपने सुनी होंगी मौलाना फजल रहमान की। दोबारा उन्होंने वही जोश व जज्बे और जोश खिताबत में बहुत कुछ कह दिया। मरियम नवाज ने भी कह दिया, इसराइल की फंडिंग, भारत की फंडिंग, पता नहीं किस किस का जिक्र कर दिया। तो ये इस्लामाबाद के हलकों में आपके वहाँ क्या बात इस तरह की हो रही है कि ये क्या क्यों इतनी जोश खिताबत में है ये बातें? साहब हम देख रहे हैं कि इनका जो मौक़िफ़ है वही पुराना है, वही बयानिया पुराना है। और कल हमने देखा कि इवन जो बात आई महमूद खान अचकज़ई साहब के हवाले से तो वो भी बड़े एग्रेसिव नज़र आया और उन्होंने तो बिल्कुल, आपको याद होगा कि 2014 में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जब अपोजिशन में थे तो सिविलियन नाफरमानी की तहरीक के हवाले से उन्होंने आगाज़ किया था। और महमूद खान अचकज़ई साहब ने भी ये ऐलान कर दिया कि अब अगर कोई भूखा है, कोई किसी के पास पैसे नहीं है तो भाई जाके सरकारी जितने भी इदारे उनको लूटें। तो अब तो एक तो ये चीज़ भी एक
जो मौक़िफ़ था उनका भी ये इस किस्म का था। साथ साथ हमने देखा कि मरियम ने जो इल्ज़ाम लगाया बीजेपी से फंडिंग के हवाले से, तो कल फवाद चौधरी साहब ने भी एक ट्वीट किया, यानी सुबह सुबह उनका एक ट्वीट था कि भाई हमने तो 40,000 जो डोनर्स थे उनके अकाउंट्स हम ऑलरेडी दे चुके हैं, उनके रजिस्टर जो उन्होंने डोनर्स पार्टी को जिन्होंने फंडिंग की है, लेकिन अब ये बताए कि पीपीपी और नून लीग को जो बाहर से फंडिंग हुई है वो कब बताएंगे। एक चीज़ हमने देखी कि जिस तरह पार्टियां, सारी पार्टियां मौजूद थी, लेकिन रऊफ साहब मैं वहाँ पे ग्राउंड पे था तो वहाँ पे मैंने ये देखा कि वो जिस तरह वो लोगों की बात कर रहे थे कि इतनी रश होगी, कम से कम जो मैंने वहाँ पे देखी तकरीबन 5,000 से लेकर 6,000 के करीब तक लोग थे। इतनी रश भी नहीं थी, हालांकि पार्टियों की बात करें, इतने बड़े बड़े लीडर और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी चलो कुछ लोगों ने तो की, लेकिन वर्कर ना होने के बराबर बता देना, कुछ बातें ब्रेक के बाद कर देते हैं। ठीक है हरमीत, आपसे ब्रेक के बाद भी इस पर लेते हैं। आपने वहां पर मौजूद थे, आपने वहां पर जो भी देखा, कितने लोग थे, क्या एक्टिविटीज हुई, सब जानेंगे आपसे, लेकिन एक ब्रेक के बाद पब्लिक स्टे विद अस। वेलकम बैक पब्लिक। गुज़िश्ता रोज़ हम सब ने देखा कि इलेक्शन कमीशन के बाहर खूब गहमा गहमी रही और खूब इल्ज़ाम तराशी भी देखने में आई। ना मौलाना थम रहे थे, ना मरियम थम रही थी, एहसन इकबाल भी एक जानिब, खासे गुस्से का इजहार उनकी जानिब से किया गया। तो भाई देख रही थी, आप क्या देख रहे थे? मैं तो वो हरीम शाह का थप्पड़ देख रहा था मुफ्ती कवि को, वो पता नहीं 50 दफा मैंने देखा है और वो मैं उस पे हैरान हो रहा था कि वो थप्पड़ मारा तो मारा क्यों। मतलब ज्यादा इंटरेस्टिंग वो चीज़ नहीं थी। बिल्कुल रऊफ साहब, ये अपनी जानिब इंटरेस्टिंग है, वहाँ अपनी जानिब मौलाना साहब ने रौनक लगाई हुई है, खूब रौनक लगी हुई है कोविड के दिनों में। मैं उसी हवाले से जब यूट्यूब के ऊपर जाके मैंने पुरानी उनकी और वीडियोस देखनी शुरू की, एक से एक बढ़ के दिलचस्प है। अच्छा, तो आज मेरे ख्याल में कोशिश करेंगे हम इनमें से किसी को ले सकें और जरा इसके बारे में हरीम शाह हमारे साथ होंगी और वो यहाँ से बताएंगी कि असल मामला क्या है, क्यों थप्पड़ मारा, और मौलाना साहब से राब्ता करने की कोशिश की हमारी टीम ने कल से, लेकिन नंबर नहीं मिल रहा, नंबर बंद है। मौलाना साहब साइड पर हुए हैं। अच्छा खैर, मौलाना से तुमने याद दिला दिया, तुमने मौलाना फजलुर रहमान के बारे में कुछ कहा था कि थोड़ी देर पहले कि मौलाना फजलुर रहमान जो है कल गरजे बरसे खूब, बिल्कुल हाँ, तो मतलब मैं उस मौलाना पे भी चला जाऊँ ना थोड़ी देर के लिए, तुमने जो बात की है। पहले हरमीत हमें बता रहा था हाँ जी कि वहाँ पे जो क्या रौनक लगी रही कल हरमीत। अब हरमीत ने तो 5-6 हज़ार का मजमा कह दिया। शेख रशीद साहब या फवाद चौधरी साहब के ख्याल के मुताबिक 1000-2000 का मजमा था, और वो कह रहे हैं मरियम ने जो खिताब किया वो ऐसे किया जैसे 1.5 लाख का मजमा था, उसके सामने खड़े होके वो गरज बरस। शेख रशीद की कुछ फुटेजेस, कुछ वीडियोस भी आई जिसमें कि वो मॉनिटरिंग रूम से मुशाहिदा कर रहे हैं, देख रहे हैं कि कितने लोग मौजूद हैं, इंतजामात क्या हैं, क्या SOPs को फॉलो किया जा रहा है। आपने वो देखी? एक वो ये हो गया कि वो बड़े पूरे एतमाद हो गए। उन्होंने कहा कि अगर तो लॉन्ग मार्च इन्होंने करके पहुंचना है इसी तरह से इतने मजमे के साथ, तो दे आर मोर देन वेलकम। मतलब ये आके बैठे यहाँ पे रेड जोन में, उनको इजाज़त देंगे आके बड़े मर्ज से बैठ जाए, क्योंकि एक बात तो चलो खैर है, कल पुरअमन रहा, कोई तशद्दुद का वाक़या नहीं हुआ। अच्छा रऊफ साहब, ये भी कह दिया है PDM वालों ने कि अब वो इस्लामाबाद की तरफ एहतजाज करने वाले। अभी तो एक जानिब किया, अब कह रहे हैं हम पूरे इस्लामाबाद में करेंगे। हरमीत, क्या खबर है आपके पास? हरमीत के साथ राब्ता होना मुश्किल हो गया। चलो हरमीत को थोड़ी देर बाद ले लेंगे, हरमीत हमारे साथ ही होगा। तो बात यह है कि इस्लामाबाद की तरफ आए तो सही, लेकिन कभी ये लोग कहते हैं हम प्रॉपर तरीका इख्तियार करेंगे, हम पार्लियामेंट में आकर बात करेंगे, दूसरी जानिब एहतजाज की कॉल्स दे रहे हैं। मामला क्या है, क्या चाहते हैं? नहीं, मेरे ख्याल में एहतजाज तो रहेगा, क्योंकि वो प्रेशर बढ़ाने का एक टैक्टिक है, मतलब प्रेशर बढ़ाया जाएगा। लेकिन कल के मामले में एक बात बताऊं कि एक तो इलेक्शन कमीशन के सामने जाके एहतजाज करना बेसूद है, क्योंकि ये मामला जब सुप्रीम कोर्ट ने हनीफ अब्बासी केस में एक तरह का फैसला दे दिया हुआ है, और वो फैसला ये है कि फॉरेन फंडिंग अगर फर्ज किया ये प्रूव भी हो जाए तो उस जमात को डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा ये होगा कि वो फंड जो है वो जब्त हो जाएंगे। तो अगर फर्ज किया ऐसी कोई चीज़ प्रूव हो जाती है तो वो जब्त हो जाएगी, मतलब वो रकम अपनी पार्टी जो है तहरीक इंसाफ वो इसी तरह से काम करती तो फिर चाहते क्या है? जो ये चाहते हैं वो इस तरीका कार के तहत तो शायद नहीं मिलने वाला। बहुत बड़ी उन्होंने जो मतलब बातें की हैं जो इलेक्शन कमीशन के करने की नहीं है। मतलब ये कि इलेक्शन गैर मुनसिफाना थे, ये गैर मुनसिफाना कराना, बड़ी फौज की निगरानी में इलेक्शन हुए थे, इसके बारे में अक्सर मुबस्सरीन जो है उन्होंने भी कहा कि मुनसिफाना इलेक्शन थे, कोई ऐसी बात नहीं है। रेगिंग की बात हुई, प्री पोल की, पोस्ट पोल की जो है वो बातें हुई हैं। पाकिस्तान में भी वही सूरत हाल है, वॉशिंगटन में भी वही सूरत हाल बनी हुई है, कुछ एक साथ समाए रऊफ साहब। अच्छा, ये भी मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कल जो गोलाबारी की, गोलाबारी कहूँ तो गलत नहीं होगा, उसमें ये भी उन्होंने कहा कि एक नाअहल शख्स को आपने बिठाया हुआ है ताकि किसी और
इदारे के जो है वो उसको अपने तौर पर अपनी जो डिसीजंस हैं उनको इम्प्लीमेंट कर सके? वो कहीं और इशारा कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन को नहीं कह रहे। हाँ जी। तो बात असल में ये है कि क्या इलेक्शन कमीशन के सामने मुजाहरा करने से उनकी जो बात है उसमें कोई पूरा होने का इम्कान है या नहीं है? मेरे ख्याल में पूरा होने का इम्कान कम है। उसकी वजह यह है कि इलेक्शन कमीशन के ऊपर कोई खास प्रेशर नहीं पड़ा। इलेक्शन कमीशन के ऊपर प्रेशर पड़ता अगर, जैसे मैंने पहले बात कही कि एक सुप्रीम कोर्ट की उनके पास वो मौजूद है वर्डिक्ट, और वो यही है कि ज़्यादा ये होगा कि वो रकम जब्त हो जाएगी। स्टेट बैंक की रिपोर्ट का भी हवाला दिया, कहते हैं कि 23 अकाउंट्स हैं जो खुफिया हैं, बेनामी। बिल्कुल। लेकिन इल्ज़ाम जो है ना ये लगाना बड़ा आसान है। भाई अगर आपके पास इल्ज़ाम है कि वो इसराइल की फंडिंग है, भारत की फंडिंग है, ये इल्ज़ाम लगाना बड़ा आसान है। और दूसरी तरफ से भी ऐसा इल्ज़ाम आ जाता है कि नून लीग के ऊपर भी उनकी फंडिंग में जो है वो गैर मुल्की अकाउंट से पैसे आए हुए, बल्कि यहाँ तक इल्ज़ाम है जिसको बहुत से लोग कहते हैं कि प्रूव हो चुका हुआ है कि डेवलपमेंट स्कीम्स के जो पैसे थे वो शहबाज शरीफ ने इलेक्शन की फंडिंग में मतलब शामिल कर लिए। वहाँ पे भी इसी तरह के इल्ज़ाम है। तो बहुत सारे इल्ज़ामात है, इल्ज़ामात की बौछार है। वो कहते हैं कि ना हुकूमत चलाने का पता है, ना मुआशरत चलाने का पता है, और ना ही सियासत करने की अहलियत है। किसमें? ये किसको कह रहे हैं? वैसे भी प्राइम मिनिस्टर साहब के बारे में कह रहे हैं। वो कह रहे हैं, लेकिन मेरा मतलब है कि अब 2.5 साल गुजर गए, मेरे ख्याल में सब शुक्र करके 2.5 साल का इंतजार किया जाए। बिल्कुल ऐसे उस वक्त तक आप अपना मोमेंटम जारी रखना चाहते हैं, लेकिन ये तवक्को करना कि इस हुकूमत को हटा दिया जाएगा ये गलत है और ये नहीं होना चाहिए। इस तरीके से हुकूमतें तब्दील होने लगे तो फिर मामला जो है वो बिगड़ जाएगा। आने वाले दौर में फिर ये होगा कि दूसरी जमातें भी इसी तरह के इकदाम करेंगे। ब्रेक पे चले जाते हैं। ब्रेक के बाद कहते हैं कि अगर हमें अभी यकीन दहानी ना करवाई गई तो हम दोबारा जो है इस तरह एतमाद नहीं करेंगे इलेक्शन कमीशन पर। मौलाना फजल रहमान ये कह रहे हैं, और कमीशन को जिम्मेदारियां याद दिलाने के लिए आए, ये भी उन्होंने कहा। भट्ट भी होंगे, डॉक्टर यूनुस भट्ट भी होंगे, कुछ मजाक की बातें करेंगे। देखते हैं ज्यादा अट्रैक्शन किसकी तरफ होती है, खवातीन और मर्द। वेलकम बैक पब्लिक। अब बात उस थप्पड़ की जिसकी बहुत गूंज है। टिकटॉक स्टार हरीम शाह ने थप्पड़ मारा है, और ये थप्पड़ मारा है मारूफ आलम दीन मुफ्ती कवी साहब को, जो कि साबिक रुकन भी हैं रुयत हिलाल कमेटी के। थप्पड़ मारा है और हरीम शाह इसका एतराफ़ भी कर चुकी हैं। वजूहात क्या हैं, इस पर बात करेंगे। हरीम शाह बजाते खुद हमारे साथ आज प्रोग्राम में मौजूद हैं। पहले तो थप्पड़ दिखा देना, थप्पड़ कैसा था। वो बहुत 1 सेकंड का क्लिप है, एक दफा दोबारा देखते हैं, एक दफा फिर देखते हैं कि वो थप्पड़ किस तरह का था। और वो अगरचे हरीम शाह उसमें नजर तो नहीं आ रही, लेकिन चलिए पहले थप्पड़ देखते हैं। जी दिखाइए थप्पड़ जरा। ये थप्पड़ का नज़ारा तो कर ही लिया। हरीम आप हमारे साथ हैं। गुड मॉर्निंग हरीम। जी गुड मॉर्निंग। हरीम क्या वजह है, क्यों थप्पड़ मारा, जरा सबको बता दें आज। जी मैंने सिर्फ और सिर्फ थप्पड़ इनकी मुनाफिकत पर, इनके कोलो फेल में तजाद पर, इनके गलत फतवों की बुनियाद पर और हरेसमेंट की बुनियाद पर, और जो ये लड़कियों का गलत इस्तेमाल करते हैं, इन तमाम वजूहात को मद्देनजर रखते हुए मैंने इनको मारा। सिर्फ थप्पड़ ही नहीं मारा था, जूते भी मारे थे, लेकिन वो वीडियो में रिकॉर्ड नहीं कर सकी। बट मेरे दिल के अंदर ये था कि कैसा इंसान जो खुद को मुफ्ती इस्लाम या मुफ्ती दीन कह के हमारे इस्लाम में एक मतलब गलत वो पैदा कर रहे, तो क्यों ना ऐसे इंसान को बेनकाब करके इसकी औकात विद प्रूफ, वसूख और सबूत के साथ पूरी पब्लिक को दिखाई जाए, ताकि ऐसे लोग जो मुनाफिक हैं इनसे वो लोग बच सकें जो कि इलिटरेट हैं या अपनी कम अकली या इनोसेंट होने की बुनियाद पर इनके पीछे चल पड़ते। हरीम अगर किसी आदमी के साथ इस तरह बिहेव किया जाए कि थप्पड़ मारा जाए, यहाँ तक कि अगर ऊंची आवाज में बात कर ली जाए तो वो गुस्से में आ जाता है, तो मुफ्ती कवी साहब ने आगे से रिएक्ट नहीं किया? आपने थप्पड़ मारा, उन्होंने कुछ नहीं कहा, आपने जूते मारे, क्या उन्होंने तब भी कुछ नहीं कहा? मैंने अपनी सबसे पहले ये कि मुफ्ती साहब को मैंने कराची से लाहौर बुलाया था, मेरे एक शो में होस्ट कर रही हूँ GTV से, उनमें एज अ गेस्ट मैंने बुलाया था। इन्होंने मुझ पर बहुत ज़्यादा झूठे एलिगेशन और इल्ज़ाम लगाए थे जो कि मैं क्लियर करना चाहती थी, लेकिन जब मुफ्ती साहब आए, उनका एयरपोर्ट से पिक करना, उनका खाना, उनका सारा कुछ, मैंने एक सेकंड की मैंने वीडियो रिकॉर्ड की, उनके हुलिये से, उनके साथ मुलाकात करके, उनके साथ बैठ के, उनके साथ गुफ्तगू करके कहीं भी मुझे नहीं लगा कि ये इस्लाम के पैरोकार हैं, कहीं भी मुझे ये नहीं लगा कि ये एक अच्छे, एक सादिक इंसान है।
और जब मेरा शो जो मैं रिकॉर्ड कर रही थी, तो उस वक्त जब मैंने उनको हुलिया देखा, उनका बिहेवियर देखा, तो उस वक्त जी अच्छा जी मेरी टोपी ले आए, मेरी कुतुब ले आए और मेरे हाथ में तस्बीह पकड़ा दें और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने कहा इतने मुनाफिक लोग और इस तरह के हरीम, इससे कबल भी हमने देखा कि आप और मुफ्ती साहब के दरमियान इस किस्म के वाक़यात और वीडियो सामने आ चुकी थी, और अब मुफ्ती साहब ये कहते हैं, और एक निजी अखबार को भी आपने एक इंटरव्यू दिया है कि ये मैं वीडियो बना रही थी और ये थप्पड़ जो है मेरी कज़न ने मारा है। लेकिन क्या इसमें क्या सच्चाई है कि वाकई आपने थप्पड़ मारे या कज़न ने मारा है? और मुफ्ती साहब तो कहते हैं कि भाई अब मैंने सारा मामला अल्लाह पे छोड़ दिया है। मेरी बात सुने, मैंने जो बातें की है मैंने नेशनल टेलीविजन पे आके बैठ के की। अगर कोई मेरी तरफ से कुछ रिटर्न पोस्ट करते तो उसमें वो एग्जीजरेट करते या अपने से लिखते तो उसकी मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। मुझे जो भी मौक़िफ़ अपना देना था बहुत क्लियर मैंने बॉल पे भी दे दिया, बहुत क्लियर मैंने फिजा के शो में भी दे दिया, बहुत क्लियर मैंने जियो पे भी दे दिया। आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं कि मैंने क्या कहा है। वो सारी बातें बहुत मैंने वहाँ पे क्लियर। तो हरीम, ये कंदील बलोच का बदला तो नहीं लिया आपने ना? इन्होंने सिर्फ मुझे ही हैरेस नहीं किया था, मेरे साथ मेरी कजन थी, इनको इतनी शर्म नहीं है, इन्होंने उन्हें भी हैरेस किया। हम दोनों ने इनको मिलके मारे और खूब मारे, लेकिन अपनी पूरी लाइफ में इतना मैंने बेज़मीर और इतना मुर्दा ज़मीर इंसान शख्स नहीं देखा कि जिस पे जरा बराबर फर्क नहीं पड़ा और जिसको अपनी तौहीन, अपनी इंसल्ट फील नहीं हुई मार के बाद। इसके बावजूद भी इसने मेरी हमसे कांटेक्ट करने की कोशिश की। ठीक है हरीम, आपने तो अपना मौक़िफ़ दे दिया, आप यहाँ हमारे साथ मौजूद भी हैं, लेकिन जब मौलाना साहब से रब्ता करने की कोशिश की तो वो तो फ़ोन ही नहीं उठा रहे, वो तो मंजर आम से गायब ही हो गए, क्या वजह है? क्योंकि मौलाना साहब झूठे हैं ना। मेरे पास तो हर चीज़ का सबूत है, मेरे पास तो हर चीज़ का प्रूफ है, मैं तो आपको सबूत और प्रूफ दे सकती हूँ। वो मौलाना साहब की पूरी गुफ्तगू सुने जिसमें वो कह रहे हैं कि मेरे अभी भी मेरे साथ पार्टी में चलोगी, वहाँ पे मेरे दोस्त हैं, फलां CNG का मालिक है, फलां आप महीने के आप दिनों में 8 से 10 लाख रुपए अर्न कर सकते हो, जैसे एक ब्रोकर हो रहा होते और मतलब ये समझ लें। दूसरी बात उन्होंने जो कि उससे साफ लग रहा था उनके अल्फाज से कि वो एक वोमनाइजर हैं जो कि लड़कियों का गलत इस्तेमाल करते हैं। तीसरी बात उन्होंने ये की कि लड़कियों की माएँ खुद लड़कियों को मेरे पास लेके आती हैं ताकि उनको मेरा कुर्ब मिले और उनके घर में बरकत। अच्छा ये बताइए हरीम, ये बताइए कि अगर ये थप्पड़ या आपने तो सबूत दे दिया, वो आपके खिलाफ कहीं पुलिस में करते हैं, अदालत में चले जाते हैं, तो आप क्या करेंगी? उनको राइट है। देखें, हर एक इंसान इस पाकिस्तान का बाशिंदा है, इस पाकिस्तान का शहरी है। मैं अपने इदारों की रिस्पेक्ट करती हूँ, मैं पाकिस्तान के कानून की रिस्पेक्ट करती हूँ और मैं पाकिस्तान के कवानीन को सलाम पेश करती हूँ। मुझे इस बात से कोई एतराज़ नहीं है, वो बिल्कुल जाएं, उनको पूरा राइट है, पूरा हक है, जाएं, अदालत में जाएं, पुलिस के पास जाएं, लीगली इस तरीके को प्रोसीड करें और उनके पास जो वसूख और सबूत हैं वो भी मीडिया को दें, वो भी जाके ये जहाँ पे भी लीगल वैसे ये जो भी करना चाहते हैं उनको पेश करें और हम भी देते हैं। हक हो जाएगा, बादल बादल हो जाएगा। हरीम, आप ने जैसा कि कहा कि आप इदारों का भी एहतराम करती हैं और अगर वो इस मामले को अदालत या कोर्ट या पुलिस तक ले जाते हैं तो आप सबूत भी पेश करेंगी। वो कौन कौन से सबूत हैं, अगर आप उस बारे बताएं, क्या है उनमें, कौन सी वीडियोस हैं, कौन सी तस्वीर हैं? देखिए जी, मुफ्ती साहब को जब मैंने अपने शो के अंदर बुलाया था गेस्ट, तो उनको आने जाने का टिकट से लेके उनकी रिहाइश, जो उनके सारी की सारी बातें झूठी हैं। अभी तक उन्होंने मीडिया पे कोई सच्ची बात नहीं की। सारी बातों से मीडिया कैसे इत्तेफाक कर सकते हैं? मैं हर चीज़ का उनको प्रूफ दे सकती हूँ। वो कहते हैं कि मैं होटल में नहीं ठहरा, मैं अपने दोस्त के यहाँ ठहरा हूँ, जबकि रूम रिजर्वेशन मैंने की हुई थी, मेरे किए हुए मतलब जिस रूम को मैंने उनके लिए रिजर्व किया था उसमें ठहरे। दूसरा, उन्होंने मीडिया पे आके झूठ ये बोला कि मैं ये एयरपोर्ट पे आई थी लेकिन मैं इनके साथ डर की वजह से नहीं बैठा, मैं अपने दोस्त की गाड़ी में बैठ के चला गया था, जबकि मेरे पास वीडियो सबूत है कि इनको एयरपोर्ट से पिक भी मैंने किया और एयरपोर्ट पे ड्रॉप भी मैंने दिया। ठीक है, वो वीडियो सबूत भी मेरे पास है। तीसरा, इन्होंने ये कहा कि मैं GTV के शो के लिए गया था और ये वो, और इसने मुझे 50,000 फीस भी पे किया, ये झूठ बोल दिया। हरीम, आप किस वक्त का इंतजार कर रही हैं? कब ये वीडियोस आप मंजर आम पर लाएंगी? वैसे एक तासुर तो ये दिया जाता है कि आप वीडियोस वायरल करती हैं कुछ शोहरत के लिए। नहीं जी, आपको पता है ये मीडिया, ये सारी वीडियो मैं बोल चैनल को भी दे चुकी हूँ, समा चैनल को भी दे चुकी हूँ। हर चैनल को मैंने हर एक सबूत, हर एक वसूख दिए, हर उस बात का जो बात मैंने की है, हर उस बात का मैंने इकरार की और हर उस बात की मैंने तायीद की और हर उस बात का मैंने वसूख पैदा किया। अब ये मीडिया तक है, उनको किस तरह से चलाए या ना चलाए, ये मीडिया तक, इससे मैं मुझे कोई हरीम शाह, मौलाना साहब का एक मौक़िफ़ भी सामने आ चुका था कल सोशल मीडिया पे। नहीं, आई एम सॉरी, मैं आपकी बात काट रही हूँ, मैं पब्लिसिटी वाली बात करूँ। देखिए, अवाम जो भी तस्करे करे,
मेरे दिल को जो तस्कीन मुफ्ती साहब को मार की हुई है ना, तो कि मैं इतना खुश हूँ इस बात में, मुझे कोई रिग्रेट नहीं है, मुझे कोई गिल्टी नहीं है और मुझे ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरा ये भी ना समझे कि एक पर्सनल ग्रज था, नहीं, पर्सनल ग्रज से ज्यादा मुझे इस बात का दुख था कि ये जो मुनाफिकत का लिबादा उड़ा हुआ है ना, ये लोगों के सामने आए और ये मंजर आम पर आए और इसकी औकात लोगों। हरीम, वहाँ पे 3 लोग मौजूद थे, अगर उस वीडियो को देखा जाए तो 3 लोग थे, एक ने थप्पड़ मारा, एक ने थप्पड़ खाया जी। एक वेटर मौजूद था जिससे हमने चाय मंगवाई थी और 2 हम लोग थे। वहाँ पे 3 लोग मौजूद थे और वो वेटर उस बात का गवाह है। हमने उसके सामने पहले इसको जूतों से मारे और फिर इसको थप्पड़ों से मारे। अच्छा, ये बताइए कि हरीम, मौलाना साहब फरमा रहे हैं कि मौलाना साहब के एक मौक़िफ़ भी सामने आया कि ये हरीम जो है इस किस्म की वीडियो जो बनाती है तो सस्ती शोहरत के लिए सारी चीज़ें करी है, हालांकि इसके बैक में कुछ ऐसी चीज़ें नहीं होती। हरीम जिस तरह इस चीज़ों को मुतनाज़ा बनाती रहती हैं। मेरी बात सुने, फिर मैं वही बात करती हूँ ना, आप मुफ्ती साहब के वो क्लिप चला के उनकी गुफ्तगू देखें और उनकी सारी चीजें देखें। मुझे शोहरत का कोई शौक नहीं है, मैंने अपने सारे के सारे शौक पूरे कर दिए और अल्हम्दुलिल्लाह फेम देने वाली, इज्जत देने वाली ज़ात अल्लाह तबारक व तआला की, जिसके नसीब किस्मत मुकद्दर में जो होते हैं उसको मिल के रहते हैं। लेकिन ऐसे लोग जो कि मुझे, जिनकी वजह से मेरा पर्सनली तौर पे मतलब मीडिया ट्रायल हुआ इनकी झूठ की वजह से, ऐसे लोगों को मैं कभी छोड़ूंगी नहीं। ऐसे लोगों की सच्चाई, ऐसे लोगों की औकात, ऐसे लोगों की हकीकत को मैं बेनकाब करूंगी और अल्लाह ताला उस वक्त तक मुझे जिंदगी हरीम, आप तो बहुत खुश हैं, आपको दिली तस्कीन पहुंची है, आपके वालिद भी क्या आपके इस इक़दाम से खुश हैं? मेरे वालिद मेरे हर इस इक़दाम से खुश हैं जो कि मैं एक राइट वे पे करती हूँ और जो मैं हक पे करती हूँ, और इससे पूरी पब्लिक को गुस्सा हो, मेरा दोबारा से ट्रायल हो, मेरे साथ जो मर्जी अवाम करे, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। मैं सुरखरू हूँ और मेरा ज़मीर मुतमईन है और मेरे लिए यही काफी है। अच्छा, ये बताइए कि हरीम क्या आपने जी चले हरमीत, आप हरीम क्या आपने कंदील बलोच का बदला तो नहीं लिया ना? अच्छा, सॉरी टू से, मैं आपकी बात बताऊँ कि आप मुझे ये कहें कि जिसको आप मुफ्ती इस्लाम, दीन इस्लाम, मुबल्लिग इस्लाम कहते हैं, क्या एक इस्लाम का पैरोकार आके मेरे साथ बैठ के ये कह सकते हैं कि मेरे साथ पार्टी में चलो? क्या इस्लाम का पैरोकार ये कह सकता है कि वहाँ पे जाओगी तो डिफरेंट किस्म की मशरूबात होगी और मैं मशरूब मगरिब पीता हूँ? क्या इस्लाम के अंदर शराब जायज़ है? तीसरी बात उन्होंने ये मुझे की है कि मेरे कुछ दोस्त हैं, वो आपको पैसे देंगे और हम उनसे, आपकी परमिशन होती है कि हम पहले लड़की से पूछते हैं कि हम जिस्म के किस हिस्से तक जा सकते हैं, क्या ये चीज़ इस्लाम के अंदर जायज़ है? इस तरह की गुफ्तगू इस्लाम के अंदर जायज़ है? क्या ऐसे लोगों को मुबल्लिग इस्लाम कहना चाहिए? क्या ऐसे लोगों को मुफ्ती कहना चाहिए? मुफ्ती साहब कहते हैं कि ये जो मशरूबात है उनकी सेहत के लिए बेहतर है। वो वीडियोस हमने भी देखी, वो कहते हैं कि मुझे रेकमेंड किए गए हैं, ये मेरी सेहत के लिए बेहतर है। ये मुफ्ती साहब के तो अपने ही फतवे होते हैं और मुफ्ती साहब हर चीज में से अपनी वो कहते हैं ना कि यहूद निसारा अपनी तस्कीन के लिए, अपनी डिजायर के लिए चीजों को तोड़ मोड़ के पेश करते थे, लेकिन जब हमारे कुरान पाक का नुज़ूल हुआ तो अल्लाह ने कहा इसको नाजिल करने वाला भी मैं हूँ और इसका मुहाफिज भी मैं हूँ। इसमें कोई ना रद्द बदल कर सकते और ना अपनी डिजायर के अकॉर्डिंग भी इसको इस्तेमाल कर सकते। शराब इस्लाम में हराम है, किसी सूरत में हलाल नहीं है, चाहे वो कोई भी वे हो। उसमें इस्लाम इस बात की इजाजत नहीं देता कि आप शराब के करीब भी जाओ या आप शराब पियो या आप ऐसी तंबाकू नोशी या इस तरह की चीजें करो या अपने बैग के अंदर चर्च से सिगरेट लेके फिरो। थैंक यू हरीम, बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया, आपका मौक़िफ़ आ गया। हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे किसी वक्त में मुफ्ती कबीर साहब को भी लें, जरा उनकी भी बात सुनने की कोशिश करें वो क्या कहते हैं। और हरीम के वालिद की राय लेना भी बहुत ज़रूरी है कि क्या वो मुतमईन है, क्या वो खुश हैं हरीम के इन इक़दामात से, क्योंकि पहले उनकी एक वीडियो आई थी जिसमें वो खास से अफसरदा दिखाई दे रहे थे हरीम की इन हरकत की वजह से। हरमीत, आपने भी देखी ये सारी बात, ये गुफ्तगू भी सुनी है, तो आप ये बताओ कि वहाँ आपके दोस्तों में जब इस तरह की बात हो रही है, सारी हो रही है, क्या कह रहे हैं मतलब वो लोग के इसमें सच्चे झूठे दोनों तरफ की बात आ जाती है? देखिए, हमने एक हमारी लॉलीवुड की एक एक्ट्रेस है मीरा और एक हरीम, ये अपने आप को ना बड़ा सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में रखने के लिए, मतलब हाइप क्रिएट करने के लिए इनके पास बड़े अच्छे अच्छे वो होते हैं। तो इससे कबल भी आपको याद होगा कि इनकी कई वीडियोस आ चुकी हैं, इस कबल बड़ी मुतनाज़ा किस्म की वीडियो भी आ चुकी थी, फिर दोबारा फिर मुलाकात इनकी होती है, उसके बाद फिर वीडियोस आती हैं। तो
जाहिर बात है कि मुफ्ती कवी साहब भी बड़े इस चीज़ों में बड़े खुश रहते हैं कि टेलीविज़न पे या उन पे तबसरे हों, और आज बड़ी मैंने भी खुद कोशिश की, क्योंकि परसों भी मेरी मुलाकात हुई थी उनसे लाहौर में, मैंने बड़ी कोशिश की, लेकिन उनका जो है वो भी बंद आ रहा है। मैं सोच रहा था कि उनका भी मौक़िफ़, क्योंकि दोनों का मौक़िफ़, हरीम शाह का तो मौक़िफ़ सामने आ गया, लेकिन मुफ्ती साहब क्या इस हवाले से क्या कहते हैं वो भी जानने की हमारी कोशिश को दिखा दिए। हरमीत, अब एक मूवी की बात कर लेते हैं। ऐसी बच्ची की कहानी है कि जिसको यही दिलचस्प बात है, और मेरे ख्याल में इसीलिए इस फिल्म को देखा जाना चाहिए। 25 तारीख को ये रिलीज हुई थी। टॉम हैंक्स के जो फैन हैं, जिन्होंने फॉरेस्ट गंप देख रखी होगी, उसकी और भी फिल्में देख रखी होंगी, उनके लिए एक तोहफा है। अच्छा, न्यूज़ ऑफ द वर्ल्ड, सबसे पहले तो न्यूज़ ऑफ द वर्ल्ड क्यों कहते हैं? न्यूज़ ऑफ द वर्ल्ड अखबारात के हवाले से है। ये आदमी पढ़ने लिखने वाला है, गलियों गलियों शहर शहर घूमता है, अकेला है, और एक वेस्टर्न किस्म की फिल्म है। अच्छा, जो वेस्टर्न किस्म की फिल्म है। वेस्टर्न किस्म की फिल्म में इस तरह की कहानियां होती हैं जहाँ पे हीरो जो है वो अकेला होता है और तन्हाई का शिकार होता है। अच्छा, अब ये अमेरिका की सिविल वॉर के फौरन बाद की कहानी है, जिस वक्त अभी रेड इंडियंस भी मौजूद हैं, जिस वक्त ऐसे बैंडिट्स भी मौजूद हैं जो बच्चों की खरीदो फरोख्त में वो कारोबार में मुलव्वस होते हैं। तो ये बच्ची इसको कहीं मिलती है जिसकी सेफ्टी का ये ख्याल रखता है? उस बच्ची को इसने पहुंचाना है उसके रिश्तेदारों तक। अच्छा, और इसको तमाम मुश्किलात में से, मसाइब में से एक तरफ लेके जाना है। तो वो तमाम मुश्किलात इसमें दिखाई गई हैं, वो तमाम मुश्किलात दिखाई गई हैं। और जैसे घोड़े हैं, घोड़ों की रेसें हैं, एक तरफ लैंग्वेज बैरियर भी है, शायद वो उसको सिखाता भी है। वो उसको जाहिर है, मतलब दोनों का रिलेशनशिप डेवलप हो रहा है ना। अच्छा, ये फिल्म देख के लोगों को ये भी अंदाजा होगा कि मोहब्बत की कहानी सिर्फ वो नहीं होती जो लड़की और लड़के के दरमियान में हो। वो और तरीके से भी हो सकती है। इस फिल्म के बारे में और भी तफसील से सारा बात कुछ करेंगे। नहीं बताने देना रऊफ साहब, मैंने आपको कुछ बातें मूवी देखकर लोग जान लें, वही बेहतर होगा। क्या ख्याल है? ऐसा ही है ना? अभी एक ब्रेक ले लेते हैं। ने कहा ना, कुछ बातें अनकही रहने दो, कुछ बातें अनसुनी रहने दो। सब बातें दिल की कह दी अगर, फिर बाकी क्या रह जाएगा? बिल्कुल, एक ब्रेक। दिल की सुन ली अगर, फिर बाकी क्या रह जाएगा? अब ब्रेक पे। पब्लिक, वील बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक पब्लिक, और अब हम स्टूडियो में ज्वाइन कर चुके हैं कॉमेडी और ड्रामा के बेताज बादशाह डॉक्टर यूनुस बट हमारे साथ सेट पर मौजूद हैं। गुड मॉर्निंग सर, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग जी। बदतमीजियाँ और पता नहीं लोग जोक और फैमिली फ्रंट और हम सब उम्मीद से हैं, किसके हवाले से बट सबको याद करें हम? सबसे पहले तो इसी पे आ जाएं। मतलब ये जो फजलुर रहमान साहब आजकल बहुत बोल रहे हैं, आपने फजलुर रहमान मुसरत शाहीन है सियासत की, ये क्या सोच के लिखा था? असल में जो है, चूंकि करंट अफेयर्स पे लिखते थे, तो मौलाना फजलुर रहमान एक ऐसा करैक्टर है जो एक्साइट करते हैं। अच्छा। और जब उनका मुकाबला फिर मुसरत शाहीन से हो, उस जमाने में मुझे लगता है कि कुछ ताकतों ने मौलाना साहब को उनके मुकाबले में मुसरत शाहीन को खड़ा कर दिया ताकि उनका मजाक बने। तो जाहिर है हम मजानगार हैं, हम मौके से तो फायदा उठाते हैं। मुझे नहीं मालूम कि आपकी वायल ने आपके इस जुमले को देख के कार्टून बनाया था या मतलब आपने वायल का वो कार्टून देखा हो। मुझे लगता है उन्होंने ज़रूर देखी होगी आपके ये जुमले को, कि वो मुसरत शाहीन की इलेक्शन कैंपेन, उन्होंने एक तांगे में एक फिल्म का बोर्ड लगा हुआ है जिसमें एक तरफ मुसरत शाहीन अपना ठुमका लगाते हुए खड़ी है और दूसरे मौलाना फजलुर रहमान भी उसी तरह ठुमका लगा। बस वो कार्टून वाले जरा मार्जिन ले जाते हैं। अच्छा, वहाँ पर यही ट्रेंड रहा है कि तनकीद होती है, लेकिन आपकी राइटिंग में जो तनकीद बराए इस्लाह है, ये एक बड़ा ही अलग और मुनफरद पहलू है। बेसिक ये होता है कि तंज व मज़ा, हमारे यहाँ इसका एक कॉम्बिनेशन है ना उर्दू में, कि तंज भी है और मज़ा भी है, और कहीं कहीं तंज अलग से है और मज़ा अलग से है। हमारे बहुत सारे शोज ऐसे होते हैं जो सिर्फ तंजिया होते हैं और उसमें वो ऐसी तैसी कर दी जाती है। कुछ ऐसे होते हैं कि जो सिर्फ मज़ा के लिए होते हैं और उनमें मज़ा जो होता है मजाक उड़ाया जाता है। हाँ जी, वो एग्जैजरेट कर देते हैं। रऊफ साहब, आपका ताल्लुक डॉक्टर साहब से 30 साल पुराना है, ऐसा ही है ना? इससे भी ज्यादा। तो कोई दिलचस्प वाकया अगर याद हो तो वो भी सुनाएं। वो बेशुमार वाकया आता है। 30 साल पहले वाकयात नहीं होते थे। हम लोग होते थे, हम लोग मिलकर सोचा करते थे कि मज़ाहिया फिल्में लिखेंगे। अच्छा। उस जमाने में भी। और वो सुल्तान राई बहुत मतलब थे, अंजुमन बहुत होती थी। अच्छा। और मतलब वो ये है कि ऐसे ऐसे टाइटल उनके होते थे। वहीं से अंदाजा होता था कि डॉक्टर साहब जो है बुनियादी तौर पे मज़ाक के मैदान में कोई ना कोई बड़ा कारनामा सब जरूर अंजाम देंगे। अच्छा, ये बताएं कि इतने लोगों के आपने खाके लिखे, इतने लोगों के खाके बनाए,
कैरिकेचर हुए, बेनज़ीर का हुआ, मौलाना फजल रहमान जिनका है, नवाज शरीफ का हुआ, शहबाज शरीफ का हुआ, तो शाबाश किसने दी और नाराज़ कौन हुआ कि ये तुमने क्या कर दिया मेरे साथ? शाबाश तो चौधरी शुजात हुसैन ने दी। अच्छा। और जो है जो सबसे ज़्यादा नाराज़ हुए कुछ लोगों को तो मैंने क्लैरिफाई कर लिया। जब से इल्ताफ़ हुसैन साहब उस वक्त जो थे, उनको जो टच करना जो था, वो समझते थे कि वो अनटचेबल है। अच्छा। तो उनके बारे में सबसे पहले जो स्किट मैंने बनाए, तो वो तो टीवी पे चलना भी बड़ा मुश्किल था। फिर उनको कायल किया, उनको किया कि नहीं आप तो हमसे ज़्यादा हंसाते हैं, हमारी कॉमेडी से ज़्यादा आपका ओरिजिनल स्किट लगा लिया जाए तो ज़्यादा हंसी आती है। तो बहरहाल मौलाना फजल रहमान और बहुत सारे लोगों से कम्युनिकेट करके उनको जो है, जब उनको बात ये समझ आ जाती थी ना कि ये मेरे खिलाफ नहीं है, तो फिर वो लोग माइंड नहीं करते थे। माइंड तब किया जाता है जब टारगेट करते हैं। जब मेरे प्रोग्राम में सिर्फ एक ही करैक्टर के बारे में हो प्रोग्राम पूरा, तो फिर वो जाहिर है हर दफ़ा वो उसी के बारे में होगा तो वो माइंड करेगा। लेकिन अगर आप सबके बारे में एक बैलेंस रवैया रखते हैं, तो शुरू में होता है, सारे लोग जो थे वो समझ रहे होते थे कि हमारी जो है वो कुछ ऐसी तैसी की जा रही है। तनकीद को मतलब मजाक के तौर पे नहीं ले रहे थे, बल्कि क्रिटिसिज्म के तौर पे ले रहे थे। लेकिन बाद में फिर जब उनको अंदाज़ा हो गया, तो फिर तो आपको पता ही है कि असेंबली में उसके रेफरेंस आते थे, उसका जिक्र होता था। तो मैंने जो कि मज़ाक में हमेशा ये रखा है कि जो फिक्रा मैं लिख रहा हूँ, मैं क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि मज़ाक का मतलब होता है हंसाना। अब हंसाना जो होता है, फिर उससे आगे उसके लेवल्स बनते हैं कि आप हंसा रहे हो तो क्यों हंसा रहे हो, अगर बिलावजह हंसा रहे हो या किस तरीके से हंसा रहे हो। उसी तरीक़ों से कॉमेडी की टाइप्स बनती चली जाती हैं, फिर चीप कॉमेडी, फिर थिएटर वाली कॉमेडी, वो सारे हंसाने के और मजाक के मुख्तलिफ तरीके हैं, और उनमें कितना कंटेंट मुख्तलिफ होता है, वो उसी हिसाब से उस मजाक को मेयार देता चला जाता है। अच्छा, ये जो ख्याल आता है, ये कैसे तय कर लिया रऊफ साहब? डॉक्टर साहब ने 12% खवातीन खूबसूरत हैं और बाकी मेहनत करके खूबसूरत होती हैं। तमाम खवातीन जो मैं देख रही हैं वो ये जानना चाहती हैं कि आपने ये कैसे कह दिया कि वो मेहनत करके खूबसूरत होती हैं? ये जिनमें हिस्से मजा है ना खवातीन में, वो इस पे एंजॉय कर रही हैं बाकी सोच रही हैं। नहीं, और वो ज्यादा फिक्रमंद हो गई हैं कि जिनके बारे में आपने कह दिया वो मेहनत करके, मेकअप करके। ये मेकअप सही? मेकअप असल में जो होता है, हम सारे लोग जो हैं, सारे लोग, सभी लोग खूबसूरत जो होते हैं वो मेहनत करके होते हैं। मेहनत क्या है? मेहनत यह है कि अपने आप को अच्छे तरीके से रखना। मतलब बहुत कम ऐसे होंगे कि वो ऐसे पैदा होंगे कि आप वो बहुत बुरी हालत में हैं, बाल भी उनके ख़राब हैं, कपड़ा का कोई सलीका नहीं है। आप सारा कुछ इधर देख के क्यों? यहाँ सारा सलीका है ना तो मैं सलीके से उलट हो रहा हूँ। अच्छा, ठीक। क्योंकि कश्मीरी जो होता है उसको तो 12% घर से ही मिल जाता है। सही कह रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, लेकिन सिर्फ खवातीन की बात नहीं, आजकल के मर्द हजरात भी मेकअप करते हैं। जी बिल्कुल। वो कितने फीसद हो सकते हैं? उनमें से ज्यादा मेकअप ऑफ माइंड ही करते हैं। बार माइंड मेकअप। हाँ, माइंड मेकअप कर रहे होते हैं। बल्कि वैसे जो है आदमी को बेहतर लगना चाहिए, लेकिन कहते हैं कि जो मर्द होता है ना, मर्द वही बेहतर होता है जो बेहतर होता है। अच्छा, अभी हमारे साथ हमारा दोस्त है हरमीत, वो भी मौजूद है। उसकी हंसी की मुझे आवाज़ें आ रही हैं। हरमीत के बारे में मैं तारुफ करवा दूं कि ये सिख मज़हब से इनका ताल्लुक़ है, सिख बरादरी से, और ये पठान भी हैं। मतलब दो हाथ हैं। अच्छा, तो ये मतलब वाहिद सिख है जो पंजाबी नहीं बोल सकता, मतलब मेरे ख्याल में। जी हरमीत, आप बात में शामिल होना चाहें ज़रूर। डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ये कहाँ है हरमीत? इस्लामाबाद। मैं वही पूछना चाह रहा था। डॉक्टर साहब ने बड़ी खूबसूरत बात लिखी कि 12% की बात की है, तो क्या भाभी ने इस बात को माइंड किया कि नहीं? क्या कमेंट्स थे इस हवाले से जब आपने ये लिखा? डॉक्टर साहब, हरमीत ये पूछ रहे हैं कि आपकी अहलिया ने क्या इस बात को बुरा तो नहीं मनाया कि आपने खवातीन के बारे में ये बात की 12% खवातीन जो है वो खूबसूरत है, बाकी मेहनत करती है? 12% तो भाई हमने अपनी 12% घर में रखा है ना। अच्छा ये बताएं, ये जो ख्याल आता है, ये जो ख्याल आता है, मतलब इनका मशहूर एक बहुत ही शरबत तूत से जैसे है, उसे इन्होंने बना दिया करतूत से। अच्छा, तो ये किस तरह से चीजें ज़हन में आ रही होती हैं और मतलब चल रहे होते हैं? शुरू में ये होता था कि राइटिंग स्टाइल मेरा ऐसा था कि मैं लफ्जों को तोड़ के ना, लफ्जों के अंदर जो मानी है उनको निकालता था। वो एक राइटिंग स्टाइल बन गया। तो फिर जो है मुझे जो है अहमद बशीर साहब ने कहा कि अब तुम सारी जिंदगी लफ्ज ही तोड़ते रहना है। अच्छा। कुछ बनाओ भी, तोड़ने से बनाने पे आओ ना। अच्छा। तो फिर जो है
राइटिंग का फिर मैंने थोड़ा सा पैटर्न चेंज किया। मुझे जहाँ तक याद है, चूंकि ये जरदारी साहब ने पर्सनली मुझसे मुलाकात हुई थी जिसमें उन्होंने बड़ा गिला किया कि यूनुस भट्ट को जब आप मिले, मेरे ख्याल में मैंने बताया भी था, तो आप ये बताएं कि मेरी और बीबी की जो तज़हीक वो करते हैं वो ना किया करें। तो वो कम से कम खुश नहीं थे जरदारी साहब, ये मैं बता देता हूँ। अच्छा, पीपल्स पार्टी जो थी वो हमेशा खुश थी। सिर्फ एक दफ़ा ऐसा हुआ कि शूट करने में उन्होंने वो जो है कुछ मार्जिन ले लिया डायरेक्टर ने, तो वो घोड़े पे जो है वो वाला जो स्किट एक बना दिया, तो उस पे थोड़ा सा प्रोटेस्ट आया था। और लेकिन यह है कि अब जब बहुत काम कर रहे होते हैं तो छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं वो ऐसी होती हैं, प्रोडक्शन में टीम एक काम कर रही होती है तो माइनर गलतियां निकल जाती हैं, लेकिन बेसिक जो होता है मज़ा एक जो है वो पत्थर से हीरा बनाने का फन है ना, कहीं कोई चोंच रह जाती है जो चुप जाती है। तो उसका मतलब है कि क्राफ्ट में ईट नहीं है। क्योंकि बात तो यही है कि मैंने एक दफ़ा आर्टिकल लिखा था, गुजरांवाला की एक मशहूर हमारी शख्सियत थी गुलाम दस्तगीर खान, खुर्रम साहब के बारे में। तो वो ऐसा था, एक कॉलम लिखा मैंने, जब सुबह कॉलम छपा तो मुबारक दी गई कि बहुत अच्छा कॉलम है। शाम को जब पढ़ के मतलब समझा गया तो सारे नाराज हो गए, बेइज्जती करती। सो मज़ा में यही होता है कि लेयर्स होती हैं, फौरी तौर पे एक मीनिंग समझ आती है, बाद में फिर उसकी सेकंड लेयर पे जाते हैं, फिर थर्ड लेयर पे जाते हैं, और वही अच्छा मज़ा होता है। जिसमें जिसे गज़ल होती है ना, गज़ल को पढ़ने वाला जो होता है वो उसमें उतनी ही लेयर्स जिसका उसका अपना लेवल होता है वो उसमें वो मतलब निकाल लेता है। इसी तरह जो मज़ा होता है उसमें जो है बंदा जो अगर मतलब निकाल ले डिफरेंट तो तभी अच्छा मज़ा है। अगर जो स्ट्रेट है, जो एक ही मतलब है तो अच्छा डॉक्टर साहब, आपने ना सिर्फ सियासत के बारे में लिखा, ना सिर्फ अवामी मसाइल के बारे में लिखा, बल्कि मियाँ बीवी के ऊपर कुछ लतीफ़े भी लिखे। लोग बड़ा पसंद करते हैं जब उनको एड्रेस किया जाता है, डायरेक्ट पब्लिक से बात की जाती है। तो अभी हमारे प्लेटफॉर्म से आप कोई अपनी राइटिंग शेयर करें, कोई लतीफ़ा, जैसा कि आपने मियाँ बीवी पर भी बहुत सारे लिखे हैं, कोई एक अगर आप सुनाए तो। अच्छा, वो होता है कि मुझे जो है जो मैं लिखता हूँ वो मुझे याद नहीं रहता। अच्छा। और इसलिए मैं जब भी कोई ऐसा मौका होता है ना तो मैं तहरीर जो होती है वो लेके आता हूँ और उसको पढ़ता हूँ। शायरी के हवाले से भी मैं कहता हूँ जो मुझे शेर याद नहीं रहते, जो याद रहते हैं वो शेर नहीं रहते। अच्छा, मैं उस हवाले से वो गालिब का याद दिला दूँ, और गालिब के हवाले से एक लतीफ़ा भी आपके साथ शेयर कर रहा था कि गालिब का ये था कि वो कहते थे कि वो जब शेर रात को वो उनको सूझते थे तो वो अज़ारबंद में गिरा देते रहते थे और सुबह उठ के वो गिरों को खोलते रहते थे और वो सुबह उनकी पूरी गजल हो जाती थी। ये क्या मामला हुआ? ये क्या मामला हुआ? गिरा बांध दी या गिरा में बूटियां तो नहीं बांध दी? अजीब सी बात है। इससे एक लतीफ़ा याद आ गया, डॉक्टर साहब से शेयर करते हैं कि वो एक साहब जो हैं वो उनकी क्लास चारे एक दफ्तर में, तो उनकी बीवी बहुत गुस्से वाली थी, उनको हर वक्त डांटती रहती थी, परेशान रहते थे इस हवाले से। तो वो एक दिन बॉस ने कहा कि कल साफ कपड़े पहन के आना कि दफ्तर में बॉस का दौरा है। वो घर आए, बीवी को कहा कि जनाब मुझे साफ कपड़े सफ़ेद दे दो। वो बीवी ने सफ़ेद कपड़े तो उनको दे दिए, लेकिन वो आज़ादबंद जो है नाला जो है वो गंदा रह गया। वो मैला नाला था, वो अंदर से सफ़ेद कपड़ों के नज़र आ रहा था। वो बड़े उसी तरह से पहन के तैयार हो गए। अगले दिन जब वो वैन में जा रहे थे तो इन्हीं ख्यालों में और हाथ रखा हुआ यूं करके तो एक स्टॉप आया, उस वैन का जो कंडक्टर था उसने कहा गंदे नाले वाले उतर जाएं तो बेचारे ने यूं करके हाथ रखा और नीचे उतर गया। अच्छा, ऐसे ही वाकया से मेरे डॉक्टर साहब जो हैं वो मतलब करते रहे। अच्छा, ये बताएं कि जो इस तरह के सिटकॉम्स हैं जो आपने लिखे, सिटकॉम जरा थोड़ी सी मुख्तलिफ सिन्फ है। जी जी, वो भी बड़ी पॉपुलर रही है। फैमिली फ्रंट भी, फैमिली फ्रंट बल्कि पहले आया। बल्कि राव साहब एक दौर था कि जब हमने मैं और नदीम बेग हम सिटकॉम पे डिस्कशंस करते होते थे तो हम किसी को बताते थे कि आजकल हम सिटकॉम कर रहे हैं। तो सारे जो पीटीवी के डायरेक्टर्स थे, प्रोड्यूसर, तो पूछते थे ये सिटकॉम होता क्या है। तो वो पहला हमारा जो था फैमिली फ्रंट जो है वो एक सिटकॉम फॉर्मेट में हमने पूरा उसको किया। फिर उसके बाद मिसफिट किया, फिर जो है डबल ट्रबल किया कि दो बीवियों के साथ क्या क्या बीतती है। तो एक मिसफिट किया और मिस्टर एंड मिसेस किया, मिस एंड मिसेस भी है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारी कॉमेडीज की। वो पहचान मतलब आपको कहा जाए फॉर्चुनेटली या जो भी है कि वो आपकी हम सब उम्मीद से बन गई। फिर कितने बरस, मेरे ख्याल में को 15-16 बरस तो कम से कम चला वो चला, और ये भी 4-5 बरस चला
फैमिली फ्रंट जो है, फैमिली फ्रंट जो लेकिन था। ये था कि शुरू में मेरी पहचान जो थी किताबें थी मेरी। हाँ। किताबों के बाद यह है कि जब फैमिली फ्रंट आया तो लोग जो है किताबों को भूल गए, फैमिली फ्रंट को याद रखा। और उसके बाद उन दिनों मुझे समीना अहमद और सबा कहा करती थी कि आप कुछ पॉलिटिकल नहीं लिख सकते। अच्छा। मैंने कहा नहीं लिख सकता। ओह। और फैमिली फ्रंट जब ख़त्म किया तो हम सब में शुरू किया। उसके बाद लोग मुझे पूछने लगे आप कुछ सिंपल कॉमेडी नहीं लिख सकते, सिटकॉम नहीं लिख सकते। असल में जो है ना बहुत टाइम लंबे चलते हैं, हाँ। तो जनरेशन्स जो होती हैं वो होता है कि देखने वाला चेंज हो जाता है, तो इसलिए लोगों को नहीं पता, किताबों वालों को नहीं पता। फिर फैमिली फ्रंट का एक दौर गुजर गया, लोगों को नहीं पता। जनरेशन जो है अब देखें ना, ये तो उस वक्त पैदा हुई जब हम सब मीसियाँ शुरू कर रहे थे। तो इसलिए जो है अब हम सब मीसियाँ भी लोग भूल गए, क्योंकि अभी उसको 4 साल हो गए, 5 साल हो गए। तो फिर दरम्यान में मैंने रोमियो वेड्स हीर किया, सीरियल जो है पूरा। शाहरुख की सालियाँ किया, अभी डोली डार्लिंग किया उसके साथ, नादिया के साथ। तो अब यह है कि सिटकॉम्स और ड्रामा और फिल्म्स जो है उन पे ही। डॉक्टर साहब, आपने इतनी मुस्कुराहटें बिखेरी, इतनी रौनक बख्शी इस इंडस्ट्री को भी। आप ये बताएं कि कहा यह जाता है कि जो लोग दूसरों को इतना मुस्कुराते हैं, इतनी मुस्कुराहटें बिखेरते हैं, वो बजाते खुद अंदर से थोड़े से अफसरदा, शाय या संजीदा मिजाज रखते हैं। क्या इस बात में कोई सदाकत है? मेरा ख्याल है मैंने जो पहला सीरियल एक लिखा वो था बाल्दे दीवे। अच्छा। जो माँ बेटी के एक दुख और करब की कहानी थी। तो उसमें था कि मैं जब सीन लिखता था तो खुद भी रोता था। अच्छा। जब ऑन एयर रिकॉर्डिंग हो रही होती थी तो वो भी दुखी हो रहे होते थे, देखने वाले भी दुखी हो रहे थे। तो मैंने सोचा, मैंने कहा कि मैं ऐसा काम नहीं करूँगा जिससे मैं खुद भी दुखी हूँ, लोगों को भी दुखी करूँ। एक ठीक है, एक्सप्रेशन का इजहार है, लोग करते हैं। तो मैंने तहिया कर लिया। मैंने जो मज़ा लिखा वो सिर्फ इसलिए लिखा कि मैं चाहता हूँ कि लोग, मैं भी खुश रहूं, लोग भी खुश रहें, क्योंकि मैं इसको एक नेकी के तौर पे करता हूं। क्योंकि अल्लाह ने कहा है कि आपके जो अमाल हैं वो आपकी नियतों पे बेस करते हैं। आपकी नियत क्या है? अगर एक काम आप नेकी समझ के कर रहे हो तो वो काम बड़ा हो जाता है। कहते हैं इन्नमल अमालु बिन्नियात। तो मैं मज़ा इसलिए लिखता हूँ और मैंने मज़ा ही को चुना। और जब मैंने किताबें मज़ा की लिखना शुरू की तो उस वक्त जो है बहुत बड़े जो तरक्की पसंद अदीब थे। अच्छा। आप तो किस का नाम लेना चाह रहे हैं बगैर नाम लिए? मतलब हमारे जो थे, अब वो बहुत बड़े नकाद हैं, उनका जिक्र क्या करना। वो कहते थे कि जो है मज़ा जो है वो कोई सिर्फ सुखानी नहीं है। अच्छा। जो है वो चूँकि कम्युनिज्म और इन चीज़ों पे ज़्यादा बिलीव करते थे कि ट्रेजेडी जो है वो ही बड़ा अदब अच्छा। है। तो मैं हमेशा कहता था कि मैं क्या, बड़ा अदब वो होता है जो लिखने वाला बड़ा होता है। जब मज़ा जो है वो शफीक रहमान साहब लिखते हैं तो मज़ा भी बड़ा हो जाता है। जब मज़ा मुश्ताक यूसुफी लिखते हैं तो फिर मज़ा भी बड़ा हो जाता है। और जब गज़ल आप जैसे लोग लिखते हैं तो फिर गज़ल भी छोटी हो जाती है। तो उसमें है कि लिखने वाला छोटा है कि बड़ा है। ऐसा गज़लें बहुत लंबी लंबी भी होती हैं। हाँ, गज़ल। फिल्मों की तरफ आ जाए अभी, अब फिल्मों की तरफ आपने जाने का इरादा है? मतलब फिल्म लिखेंगे ज़रूर? फिल्म का हमारा शुरू से ही इरादा था। हाँ। उस वक्त जो है मैं जिन दिनों आपसे गपशप होती थी तो हैदर चौधरी साहब ने कॉमेडी फिल्म के लिए बुलाया था। अच्छा। तो मैं वहाँ जो है स्टूडियो गया तो वहाँ मुझे माहौल देख के, उस वक्त मैं जो है 2nd ईयर किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज का स्टूडेंट था। वो बड़े वो होते हैं ना, एक अदब आदाब, और फिर जो रब्दर रऊफ का दोस्त होगा वो तो नस्तालीक होगा ही होगा। तो वहाँ मैंने जब माहौल देखा तो मैंने कहा नहीं, मैंने नहीं फिल्म लिखनी। फिर जो है अब तो खैर टेलीविज़न के लोग ही फिल्म बना रहे हैं। तो अभी जो है कुछ 1-2 फिल्मों पे काम हो रहा है। मेरे ख्याल में लास्ट मिनट है हमारा, तो डॉक्टर साहब से चलते चलते बस ये इजाज़त ली जाए। बहुत ही ज़बरदस्त। मैं सिर्फ ये बता दूं, जो लोग पढ़ने के शौकीन हैं और किताबें पढ़ना चाहते हैं, उनको डॉक्टर साहब की किताबें यहाँ पे लिखी हुई है मेरे पास। बट पारे है, बदतमीज़ी है, मिजाह पुरसी है, नोक जोक है, लाइफ जानिया, लाफजनिया मेरे पास गलत लिखा हुआ, गुलदस्ता और जोक दर जोक के नुआंस। इनकी तहरीरें जो हैं वो मुख्तलिफ
संगी मील ने छापी हुई हैं। हाँ, संगी मील और संगी मील पे आप जाएं तो काउंटर के ऊपर सारी किताबें मिल और जाएंगी। सारी किताबों जरूर के नाम हम अभी यहाँ इस शो में नहीं बताएंगे। डॉक्टर साहब आप हमारे पास यहाँ आए हैं, आपने एजाज बख्शा है हमें कि आप यहाँ आए, हमने आपके साथ गुफ्तगू बिल्कुल की। सही कहा, एजाज बख्शा। बिल्कुल एजाज ही बख्शा है। अभी पास यहाँ एक ब्रेक का वक्त हुआ है, वापस आएंगे और दिलचस्प बातें भी करेंगे। ठीक है, मेरे ख्याल में चलते हैं, बस अब कल मिलेंगे। कल मिलेंगे। ठीक है रऊफ साहब, अभी इजाजत ले लेते हैं आवाम से। डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया एक बार फिर कि आप यहाँ आए और बहुत ही मजा पर मबनी हमने बातें कर ली हैं। कल दोबारा हाजिर होंगे, पब्लिक और दिलचस्प बातें करेंगे। अभी के लिए इजाजत दें हम चारों को। अल्लाह हाफ़िज़।